कि एपिसोड 293 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो रिवेंज सीकर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिंग की क्रिस्टल गार्डिस मिंग को ढूंढते हुए यांटियान ग्रेट वर्ल्ड के अंदर मिंग के पास आ गई है। मिंग उसे अपने साथ लेकर अपने कैंप में चला जाता है। गार्डिस मिंग के सामने रोना शुरू कर देती है और कहती है, टियानचान कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे मार्शल गार्ड हैं जो कि मेरे पीछे लगे हुए हैं और उन्हें मेरी पावर्स चाहिए। वो मुझे मार डालेंगे और मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। इसलिए मेरे मास्टर प्लीज मुझे यहाँ पर रहने की जगह दे दो, मुझे कोई ऐसी सेफ जगह दो जहाँ पर मैं रह सकूँ। मिंग उसका रोना धोना देखने के बाद उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अब जबकि तुम मेरी वजह से अवेकन हुई हो और मेरी वजह से यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए आई हो तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी हेल्प करना पड़ेगी। ठीक है, आज के बाद तुम इसी यांटियान के ग्रेट वर्ल्ड में रह सकती हो और यहीं पर रहकर अपने बिलीवर्स को बढ़ाओ, यानी कि अपने मानने वालों को बढ़ाओ और एक गार्डिस बन जाना। क्रिस्टल गार्डिस मिंग की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मिंग से कहती है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पास 1000 से 10,000 साल लग सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जितने ज्यादा पूजा करने वाले होंगे वो मेरे सामने मेरी पूजा करेंगे तो मैं उनके बिलीव्स को इकट्ठा करने के बाद अपनी पावर्स को इतना ज्यादा बढ़ा लूंगी मैं अपने किंगडम ऑफ गार्ड्स को दोबारा से रीओपन कर सकूं। यहाँ पर जो टियानचान ग्रेट वर्ल्ड का जो गार्ड है वो मुझे एक गार्डिस के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि जब तक मेरे पास यहाँ के गार्ड की गार्ड विल की पावर नहीं होगी तब तक यहाँ पर कोई भी मुझे एक राइटियस गार्डिस नहीं मानेगा और मैं यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। क्योंकि अगर यहाँ पर गार्ड की परमिशन के बिना या मेरे पास अगर गार्ड विल की पावर नहीं है, यहाँ पर अगर किसी को भी अपना बिलीवर बनाने की कोशिश करूंगी तो यहाँ पर जो ओरिजिनल गार्ड है यानी जिसकी गार्ड की विल है वो मुझे सजा देगा और वो मुझे सजा देगा इतनी ज्यादा सजा के हजारों साल तक मेरे ऊपर बिजलियां गिरती रहेंगी तब तक कि जब तक मेरी बॉडी पेरिश ना हो जाए और मैं इस पूरी दुनिया से मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाऊंगी। मिंग गार्डिस की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मेरे पास गार्ड विल की पावर का एक छोटा सा हिस्सा है, हालांकि वो गार्ड विल की पावर का हिस्सा यांटियान ग्रेट वर्ल्ड में ही यूज किया जा सकता है। मैं क्योंकि बहुत ही जल्दी अपने टियानचान एम्पायर में वापस जाने वाला हूँ और वो पावर वहाँ पर जाने के बाद मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। अब जबकि ये क्रिस्टल गार्डिस मेरी बहुत ज्यादा ओबीडियंट है और ऊपर से ये मुझे अपना मास्टर मानती है तो क्यों ना मैं अपनी गार्ड विल की पावर को इसको दे दूं कि यहाँ पर एक राइटियस गार्ड बनने के बाद अपने बिलीवर्स इकट्ठे कर सके। विविंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपका आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपके लिए तो वो गार्ड विल की पावर बिल्कुल बेकार है क्योंकि आप उसे सिर्फ यहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा तो आप उसे कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मिंग अपने माथे पे उंगली रखता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए क्रिस्टल गार्डिस से कहता है, क्रिस्टल गार्डिस तो फिर ठीक है, मेरे पास गार्ड विल की पावर का एक छोटा सा हिस्सा है, गार्ड विल की पावर का वो छोटा हिस्सा मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो साथ ही मिंग उसे कहता है, लेकिन गार्ड विल की इस पावर को लेने के बाद जब तुम एक राइटियस गार्ड बन जाओगी तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मास्टर बन जाओ और साथ ही मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। गार्डिस ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिंग से कहती है, मास्टर ये बात तो बहुत ही हैरान करने वाली है कि आपके पास गार्ड की पावर है। ठीक है, आप वो गार्ड विल की पावर मुझे दे दें, लेकिन आप ये क्या बात कर रहे हैं कि मैं आपकी मास्टर बनूंगी? नहीं, मास्टर तो आप मेरे हैं, आप मुझे जो भी ऑर्डर्स देंगे मैं उन सभी को फॉलो करूंगी और सारी जिंदगी आपको ही अपना मास्टर मानूंगी। फिर साथ ही मिंग अपने माथे से गार्ड विल की पावर्स को निकालता है और उसके माथे के अंदर ट्रांसफर कर देता है और उसके बॉडी के अंदर गार्ड विल की पावर्स जाने के बाद मिंग की क्रिस्टल गार्डिस एक राइटियस गार्डिस बन जाती है जो कि टियानचान ग्रेट वर्ल्ड की पहली गार्डिस है गार्ड विल के बाद। गार्डिस बहुत ज्यादा खुश होती है और मिंग से कहती है, मास्टर अब जबकि आपने मुझे गार्ड विल की पावर दे दी है पर जो टियानचान का गार्ड है उसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया है राइटियस गार्ड के तौर पर, अब मैं यहाँ पर अपने किंगडम ऑफ गार्ड को ओपन कर सकती हूँ। साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मिंग से कहती है, क्या आप मेरे साथ मेरे किंगडम ऑफ गार्ड में चलना चाहेंगे? मिंग उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो चल के देखते हैं तुम्हारे किंगडम ऑफ गार्ड्स को। तो वो उसे अपनी छोटी दुनिया के अंदर ले आती है। मिंग ये देखकर कहता है, क्या ये वाकई में तुम्हारा किंगडम ऑफ गार्ड है? ये तो एक दूसरी स्पेस के अंदर है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मेरी छोटी दुनिया है। क्या ये तुम्हारी छोटी दुनिया है? गार्डिस उसे कहती है, मास्टर ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये छोटी दुनिया की तरह है, लेकिन ये छोटी दुनिया नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये जगह कुछ इस तरह काम करती है यानी कि ये जगह मेरी छोटी दुनिया की तरह है। इतने में बिलीवर्स जो कि मुझे मानने वाली होंगे, जो मेरी पूजा करते होंगे, मरने के बाद वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर अपनी जिंदगी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हमेशा के लिए मेरी सेवा करेंगे। मिंग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जबकि तुम एक प्रॉपर गॉडेस बन चुकी हो तो तुम्हें क्रिस्टल गॉडेस कहना ठीक नहीं रहेगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक प्यारा सा नाम देता हूँ। वो उसे कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें जाओ जिंग कहूंगा। गॉडेस मिंग के सामने झुकते हुए कहती है, यस मास्टर, ठीक है, मुझे ये नाम बहुत ज्यादा पसंद है। आज के बाद मैं क्रिस्टल गॉडेस नहीं बल्कि आपकी जाओ जिंग हूँ। आज के बाद मैं आपके सारी की सारी कमांड्स को फॉलो करूंगी। तो यहाँ पर मिंग अपनी क्रिस्टल गॉडेस को सबसे पहला ऑर्डर देता है। वो उसे कहता है, जाओ जिंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए 2 इंसानों को पकड़ कर लाओ। मैं
मैं 2 लोगों को मरवाना चाहता हूँ। वो दोनों ही अपनी मार्शल आर्ट्स की सेंट रॉम में हैं। तुम ऐसा कर सकती हो क्या? तुम उन्हें जिंदा पकड़कर यहाँ पर ला सकती हो? जिंग उसे कहती है मास्टर हाँ क्यों नहीं, अब जबकि मेरे पास गॉड विल की पावर है तो मैं कहीं पर भी किसी जगह पर भी अपीयर हो सकती हूँ। मैं अभी उन दोनों को आपके लिए पकड़ कर लाती हूँ। और वो साथ ही ऊपर एक अपना पोर्टल ओपन करती है और उसके अंदर अपना हाथ डालती है। एक सीन हमारा वाटर कंट्री का दिखाया जाता है। वाटर कंट्री के अंदर टियानशान होली लैंड के जितने भी लोग होते हैं वो अपने सामान को पैक कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी लोग अपने टियानशान कॉन्टिनेंट में वापस जाने वाले हैं। टीचर जियानफी भी वहीं पर खड़ी होती है और कहती है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हमने यहाँ पर अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया कि हम लोग यहाँ पर गॉड विल को हासिल कर सके, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब तो हमारे जानटियान होली लैंड का स्टेटस और भी ज्यादा लो हो जाएगा और मुझे लगता है कि जानटियान होली लैंड बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है। आसमान के ऊपर से एक पोर्टल ओपन होता है और क्रिस्टल गार्डियंस का हाथ वहाँ से बाहर निकलता है मास्टर जियांगफी को पकड़ने के लिए, और वो हाथ आगे बढ़ते हुए मास्टर जियांगफी को पकड़ लेता है और खींचते हुए ऊपर अपने पोर्टल में ले जाता है। क्योंकि सारे वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और अपने सामान को भी फेंक देते हैं, क्योंकि वो सारे बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो कहते हैं अरे मास्टर जियांगफी को कौन उठाकर ले गया? उनमें से एक कहता है मास्टर जियांगफी चिल्ला रही थी कि मुझे माफ कर दो। इसका मतलब तो ये है टियानशान ग्रेट वर्ल्ड का गार्ड उसे पकड़कर ले गया है। चलो जल्दी से भागो और जाकर अपने लीडर को इस बारे में इन्फॉर्म करो। तो नेक्स्ट सीन बैटलशिप का दिखाया जाता है। बैटलशिप जो कि पानी के अंदर चल रही होती है। तो ये वाली बैटलशिप रोजविंग डायनेस्टी के प्रिंस यानी कि जियांग टाइशेंग की है। जियांग टाइशेंग अपने कुछ मार्शल गार्ड्स के साथ उसी शिप के ऊपर बैठा होता है और वो भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है हमें इस ट्रिप का कोई भी फायदा नहीं हुआ, यहाँ पर मैंने अपनी सील ऑफ इन्फर्नल प्रोगाटरी को खो दिया। इसके अलावा हमने अपने 2 पावरफुल मार्शल गार्ड्स को खो दिया। इसके अलावा सील ऑफ इन्फर्नल प्रोगाटरी को भी खो दिया है। जियांग टाइशेंग कहता है अगर मैं इस तरह खाली हाथ वापस गया इतनी बड़ी नाकामी के साथ तो मेरे फादर तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे इसके लिए बहुत बड़ी सजा देंगे, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। उसी वक्त उनके ऊपर भी पोर्टल ओपन होता है और क्रिस्टल गार्डियंस का हाथ वहाँ से बाहर निकलता है। जैसे ही वो जियांग टाइशेंग को पकड़ने लगता है उसके साथ पहले से मार्शल गार्ड्स होते हैं, वो काफी ज्यादा चुकन्ने होते हैं। इनमें से एक मार्शल गार्ड ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए क्रिस्टल गार्डियंस के हाथ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन क्रिस्टल गार्डियंस अपने हाथ के साथ उसे पीछे की तरफ झटक देती है। वो जैसे नीचे आकर गिरता है तो उसकी पूरी बॉडी क्रिस्टलाइन हो जाती है और क्रिस्टल गार्डियंस वहीं से उसके ऊपर अटैक करती है तो उसकी बॉडी छोटे छोटे पीसेज में चेंज हो जाती है। बाकी के सारे भी देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। टाइशेंग तो बेचारा कुछ ज्यादा ही डर जाता है क्योंकि वो वहाँ पर गिरे हुए पीसेज को देख रहा होता है जो कि इसके मार्शल गार्ड के होते हैं। प्रिंस टाइशेंग चिल्लाकर उसे कहता है लगता है कि तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है, मैं प्रिंस टाइशेंग हूँ, अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की तो मेरे फादर यहाँ पर आएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन क्रिस्टल गार्डियंस उसकी बात को इग्नोर करते हुए दोबारा अपने हाथ को नीचे की तरफ बढ़ाती है उनकी शिप को तबाह करने के लिए और साथ ही प्रिंस टाइशेंग को पकड़ने के लिए। प्रिंस टाइशेंग के साथ जो मार्शल गार्ड होता है वो उसे कहता है योर हाइनेस, मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा गार्ड है जिसके पास यहाँ पर टियानशान ग्रेट वर्ल्ड के गार्ड की विल की पावर है। हम में से कोई भी मार्शल गार्ड इस गार्ड के सामने फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक डिवाइन गार्ड है। वो जल्दी से यहाँ से भागना होगा। वो सामने की तरफ एक पोर्टल ओपन करते हैं और प्रिंस टाइशेंग को वहाँ से लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस्टल गार्डियंस भी अपने हाथ को उनकी तरफ मोड़ती है और उन सभी को उस पोर्टल के अंदर जाने से रोकती है। लेकिन मार्शल गार्ड प्रिंस टाइशेंग को उस पोर्टल के अंदर धक्का दे देता है, जबकि बाकी के दोनों मार्शल गार्ड पीछे रह जाते हैं और क्रिस्टल गार्डियंस की पावर की वजह से वो वहीं पर मर जाते हैं। और इसके अलावा उनकी पूरी की पूरी शिप भी क्रिस्टलाइन हो जाती है और वहीं पर पानी के अंदर डूब जाती है। टाइशेंग उसके हाथ से निकल जाता है। जाओ जिंग वापस आती है और मास्टर से कहती है मास्टर मैं जियांग टाइशेंग को नहीं पकड़ सकी, उसके साथ 2 बहुत ही पावरफुल मार्शल गार्ड्स थे। उन दोनों ने अपनी जान गंवा दी लेकिन अपने प्रिंस को बचा लिया। उन दोनों ने अपने प्रिंस को एक न्यूट्रल स्पेस के अंदर धकेल दिया है ताकि वो उसकी जान बचा सके। मिंग उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ से भाग गया है तो कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी वो मेरे हाथ में वापस आएगा और उस वक्त मैं उसे मार डालूंगा। फिर साथ ही गार्डियंस टीचर जियांफी की तरफ इशारा करते हुए कहती है मास्टर अब इसका क्या करना है, आप मुझे बताएं कि इसको कैसे मारना है। टीचर जियांफी भी मिंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है तुम तो जी बूजी हो, तुम्हें तो हमने हीवन एंड अर्थ प्लेसेंटा के अंदर भेजा था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें कभी भी ऑफेंड नहीं किया और मेरा तुम्हारे साथ कोई भी मसला नहीं है, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मिंग जल्दी से अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लेता है और बहुत ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है क्या अब तुम्हें ठीक से दिखाई दे रहा है? तुमने कहा कि मेरे साथ तुम्हारा कोई भी पंगा नहीं है, कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मास्टर जियांफी मिंग को वहाँ पर देखती बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बस एक छोटे से कल्टीवेटर हो, यहाँ पर एक गॉडेस अपना मास्टर क्यों कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास गॉड की पावर क्यों है? तुम एक बहुत ही कमजोर से लड़के हो, तुम्हारे पास गार्ड की पावर नहीं हो सकती। क्रिस्टल गार्डियंस उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होती है और उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिंग उसे रोक लेता और कहता है नहीं रुको, तुम इसको नहीं मार सकती, ये मेरी और मेरी लैंसू की मुजरिम है, इसको सजा मैं दूंगा, इसको मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। टीचर जियांफी मिंग से कहती है तुम यहाँ पर इस गार्डियंस की वजह से इतना ज्यादा फुदक रहे हो, अगर तुम्हारे पास ये गार्डियंस ना हो तो मैं एक मार्शल आर्ट्स की सेंट हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं आसानी के साथ तुम्हें अपने हाथों में मसल सकती हूँ। मिंग आगे से हल्का सा मुस्कुराता
आता है और उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस गॉडेस की वजह से तुम्हारे सामने इस तरह खड़ा हूँ, तुम्हें डरा रहा हूँ। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। और साथ ही मिंग अपनी फायर गार्ड की पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए या तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी और की स्ट्रेंथ की जरूरत है, जबकि मेरी अपनी ही स्ट्रेंथ काफी है। मास्टर जियांफी और भी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये क्या, तुम्हारे पास तो गॉड लेवल की पावर्स हैं, तुम्हारे पास ये गॉड लेवल की स्पिरिट पावर कैसे हो सकती है। और वो वहीं पर डर के मारे और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 293 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 294 के साथ हाजिर हूँ। रिवेंज सीकर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किंग अपनी फायर गार्ड की पावर्स को एक्टिवेट करता है तो उसके सामने जो मास्टर जियांफी होती हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और कहती हैं तुम्हारे पास जो गॉड लेवल की स्पिरिट की पावर्स कैसी हो सकती हैं। फिर साथ ही वो घबराते हुए उसे कहती हैं तुम तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर हो, मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर होने की वजह से तुम एक गॉड लेवल की पावर्स को कैसे यूज कर सकते हो, तुम्हारी कल्टिवेशन इतनी हाई नहीं है। मिंग उसे कहता है मैं तुम्हें ये सारी बात तो नहीं बताने वाला और तुम्हें ये सब कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाली हो। और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और टीचर जियांफी को अपने हाथ में पकड़ लेता है। टीचर जियांफी चिल्लाकर उसे कहती है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। मिंग उसे कहता है मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से शुरू हुआ था। हिडन ड्रैगन लिस्ट के कंपटीशन में तुमने सभी लोगों के सामने लैंसू की रियल आइडेंटिटी को बता दिया था कि उसके पास बहुत ही प्योर होली बॉडी है, जिसकी वजह से जियांग टाइशेंग को इस बारे में पता चला और उसे इस वजह से तुम्हारे यांटियान होली लैंड से भागकर इस यांटियान बड़ी दुनिया में आना पड़ा। और यहाँ पर भागकर आने की वजह से टाइशेंग ने उसका पीछा किया, जिसकी वजह से टाइशेंग ने उसे अपनी सील ऑफ इन्फर्नल प्रोगाटरी के अंदर सील कर दिया है, जहाँ पर वो बेचारी बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रही होगी। आज मैं तुम्हें इस सब क्राइम की सजा देने वाला हूँ। मैं तुम्हारी बॉडी को जलाकर खाक कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी जितनी भी मेरिडियंस हैं उन सभी को बर्बाद करूंगा और तुम्हें इतना ज्यादा दर्द होगा ना मेरी लैंसू ने दर्द महसूस किया है। साथ ही मिंग अपनी मुट्ठी को और ज्यादा जुबा के बंद करता है, जिससे वो बेचारी और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है। उसके चेहरे का रंग भी सुर्ख पड़ जाता है। साथ ही मिंग अपनी फायर के साथ उसको जला रहा होता है। वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कहती है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, लेकिन उसके मुंह और उसकी आंखों के अंदर से भी मिंग की फायर निकल रही होती है। टीचर जियांफी मिंग से कहती है मैं लैंसू की टीचर हूँ, मैंने उसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज और बहुत सारी टेक्निक सिखाई है, उसकी टीचर होने के नाते प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मिंग उसे कहता है शुक्र करो कि तुम्हें मारने के अलावा मैं तुम्हें और कोई सजा नहीं दे सकता, वरना मैं तुम्हें कोई ऐसी सजा देता जिसकी वजह से तुमने लैंसू को जो दर्द दिया है उसी दर्द को तुम 1000 गुना ज्यादा फील करती। साथ ही मिंग अपनी जाओजिंग से कहता है जाओजिंग जल्दी से स्पेस की वॉइड को ओपन करो, ऐसे स्पेस के अंदर फेंक दूंगा जहाँ पर ये हमेशा के लिए रहेगी, या तो ये वहाँ पर स्पेस क्रैक्स के अंदर फंसकर बॉडी को शैटर कर लेगी और वहीं पर मर जाएगी, फिर ये वहाँ पर हमेशा के लिए उड़ती रहेगी यानी तैरती रहेगी। जाओजिंग उसकी बात सुनने के बाद साथ की स्पेस में पंच मारती है और वहाँ पर एक क्रैक डाल देती है। मास्टर जियांग भी चिल्लाकर उसे कहती है प्लीज मुझे स्पेस के अंदर मत फेंको, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, जो तुम कहोगे मैं करूंगी। लेकिन मिंग उसकी बात को नहीं सुनता और साथ ही उसे उठाकर उस स्पेस के अंदर फेंक देता है। और टीचर जियांफी का किस्सा यहाँ पर खत्म हो गया है, वो स्पेस के अंदर चली गई है और साथ ही क्रिस्टल गॉडेस अपने उस वॉइड को दोबारा से सील कर देती है, यानी वो स्पेस को दोबारा से बंद कर देती है। मिंग अपनी फायर गार्ड की पावर्स को भी डीएक्टिवेट कर देता और कहता है यांग टाइशेंग अब सिर्फ तुम बचे हो, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें भी मारने के लिए जरूर आऊंगा और तुम्हारी सजा तो टीचर जियांफी से भी ज्यादा बदतर होने वाली है। क्रिस्टल गॉडेस मिंग से कहती है मास्टर हालांकि जियान टाइशेंग यहाँ से भाग गया है, लेकिन उसके सारे सोल्जर अभी यहीं पर है, यानी कि उसकी रोजफिंच की आर्मी वो सारी यहीं पर है। अगर आप चाहें तो मैं उन सारे के सारे सोल्जर्स को मार सकती हूँ, उन सभी को एक ही फेल swoop में मार देती हूँ कि आपका गुस्सा शांत हो सके, आप उन सब से बदला ले सकते हैं। मिंग उसे कहता है नहीं, वो सारे सोल्जर निर्दोष हैं, हम उन सभी को नहीं मार सकते, मुझे अपना बदला सिर्फ जियांग टाइशेंग से लेना है। मिंग उसे कहता है अब जबकि वो सारे के सारे सोल्जर यहीं पर रहने वाले हैं क्योंकि वो वापस नहीं जा सकते, मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी को अपना फॉलोअर बना लो, वो तुम्हें अपनी गॉडेस मानेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। तो यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है और कहता है तो उसके बाद प्रिंस टाइशेंग यहाँ से भाग गया तो उसके साथ टियानजन कॉन्टिनेंट से जितने भी पावर हाउसेस आए थे वो सारे वापस चले गए। प्रिंस टाइशेंग की आर्मी सारी की सारी यहीं पर टियानजन के ग्रेट वर्ल्ड में रह गई। तो मिंग अपनी क्रिस्टल गॉडेस को उनके सामने लेकर गया और उन सभी ने क्रिस्टल गॉडेस को अपनी गॉडेस मान लिया और उसकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। और इसके अलावा रोजफिंग डायनेस्टी ने गोल्डन एम्पायर के ऊपर अटैक करने के बाद गोल्डन एम्पायर के ऊपर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब जबकि प्रिंस टाइशेंग यहाँ से चला गया है, गोल्डन एम्पायर वाले उसके ऊपर कब्जा नहीं रख सकते। क्रिस्टल गॉडेस ने उस सारे के सारे गोल्डन एम्पायर
एम्पायर को अपने किंगडम ऑफ गॉड में शामिल कर लिया है और गोल्डन एम्पायर का अब नाम चेंज करके किंगडम ऑफ गॉड रख दिया गया है। और मिंग के जायंट सोल्जर्स वो लोग भी वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि यहाँ पर उनके 30,000 सोल्जर्स आए थे। वो 30,000 के 30,000 सोल्जर अभी तक जिंदा हैं, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। रोसविंग डायनेस्टी की बाकी की जितनी भी आर्मी थी वो सारी की सारी वाइप आउट हो गई है। फिर उनके बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर ये लोग वापस जाएंगे तो एम्परर रोसविंग बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और इन्हें मार डालेंगे। जायंट्स की आर्मी के लीडर और मिंग ने आपस में बैठकर बहुत ज्यादा बातचीत की और फिर इस मसले का हल ये निकाला कि जितने भी जायंट रेस के सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे टियानचान के ग्रेट वर्ल्ड में ही रहना चाहते हैं। वो सारे यहीं पर रुक गए और उन सभी ने भी गार्डिस को अपना गार्ड मान लिया। मिंग ने भी अपने क्रिस्टल गार्डिस से कह दिया कि इन सभी का खास ख्याल रखना है, ये मेरे पर्सनल सोल्जर्स हैं। यहाँ पर टियानचान ग्रेट वर्ल्ड के अंदर एक और महीना गुजारने के बाद क्रिस्टल गार्डिस मिंग के पास आती है और उसे कहती है, मास्टर 1 महीना हो चुका है और मेरे यहाँ पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और वो सारे मेरी पूजा कर रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अगर आप चाहें तो किंगडम ऑफ गॉड के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप उन्हें लेकर यहाँ से जा सकते हैं। मिंग उसे कहता है, नहीं, तुम्हारे किंगडम ऑफ गॉड के रिसोर्सेज को मैं कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे किंगडम ऑफ गॉड को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तुम उन सभी को अपने पास संभाल कर रखो और अगर मुझे तुमसे कभी कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मिंग उसे कहता है, मुझे अपनी किंग लॉन्ग अकेडमी को छोड़े हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। पिछले 2 साल से मैं टियानचान की ग्रेट वर्ल्ड के अंदर हूँ, मुझे वापस अपनी किंग लॉन्ग अकेडमी में जाना होगा। क्रिस्टल गार्डिस मिंग से कहती है, लेकिन आप अपनी जाओजिंग को यहाँ पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं, आप यहाँ पर किंगडम ऑफ गॉड में भी तो रह सकते हैं, ये जगह रहने के लिए इतनी भी बुरी नहीं है। जैसे जैसे मेरा किंगडम ऑफ गॉड अपने इलाके को बढ़ाता जाएगा और मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं रहेगी, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे और मैं आपको हर चीज प्रोवाइड कर सकती हूँ। मिंग उसे कहता है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, टियानचान कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारे ऐसे काम है जो मुझे निपटाने हैं। मैं हमेशा के लिए यहाँ पर तो नहीं रह सकता क्योंकि मुझे अपने कॉन्टिनेंट में वापस जाने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा बढ़ाना है, सील ऑफ पुरगाटरी के अंदर जाने के बाद अपनी लेंसू को बचा सकूं। मैं यहाँ पर आराम के साथ ग्रेट वर्ल्ड के अंदर मजे नहीं ले सकता। गार्डिस मिंग की बात सुनने के बाद आगे बढ़ती है और उसके गालों को दोनों हाथों से पकड़ती है और साथ ही अपने माथे को उसके माथे के साथ टकराती है और वो मिंग से कहती है, मास्टर ये मेरा मार्क है, ये मेरा सोल मार्क है, अब इसको मुझसे कम्युनिकेशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हालांकि आप टियानचान कॉन्टिनेंट में रहते हुए इस दूसरी दुनिया में भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहें या आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे कह सकते हैं। फिर मिंग से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब जल्दी से एक पोर्टल ओपन करो और मुझे मेरी दुनिया में भेज दो। क्रिस्टल गार्डिस उसके लिए पोर्टल ओपन करती है और कहती है, ठीक है मास्टर, और साथ ही उसे टेक केयर बोलते हुए गुड बाय बोल देती है। नेक्स्ट सीन हमारा किंग लॉन्ग डायनेस्टी की किंग लॉन्ग अकेडमी का दिखाया जाता है। यहाँ पर किचन के अंदर रूजी खाना बना रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है, साथ साथ वो गाने भी गा रही होती है। क्योंकि मीरू, जान और जेंग हैंग तीनों वहीं पर बैठे होते हैं। मीरू रूजी से कहती है, सिस्टर रूजी, पहले तो तुम कभी भी इतने शौक के साथ खाना नहीं बनाती, आज तुम्हें क्या हो गया और साथ में तुम इतना गुनगुना भी रही हो। जेंग हैंग कहता है, मुझे लगता है कि आज सूरज उल्टी तरफ से निकला है। जान उसे पूछती है, सिस्टर रूजी मुझे भी तो बताओ कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। रूजी उनसे कहती है, हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश इसलिए हूँ कि आज ये कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि हमारे मास्टर वापस आ रहे हैं। वो तीनों ही उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से उठकर खड़े हो जाती है और कहते हैं, क्या वाकई में जिमिंग वापस आ रहा है? जेंग हैंग कहता है, क्या मेरे बॉस वापस आ रहे हैं? जेंग हैंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और उसे कहता है, तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो? क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि मास्टर आज वापस आने वाले हैं? रूजी उनसे कहती है, आज सुबह सुबह ही मुझे महसूस हुआ था कि मास्टर ग्रेट वर्ल्ड से वापस आ चुके हैं टियानचान कॉन्टिनेंट में और अपने बाकी के मसलों को निपटाने के बाद वो बहुत ही जल्दी किंग लॉन्ग अकेडमी में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इस वक्त तो वो दरवाजे के बाहर पहुंच चुके हैं। मिंग उसी वक्त दरवाजे के बाहर दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कहता है, मैं वापस आ गया। जेंग हैंग भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है, बॉस तुम वापस आ गए, और जैसे ही वो उसे गले से लगाने लगता है वहीं पर नीचे गिर जाता है। जेंग हैंग सामने की तरफ देखता है और कहता है, बॉस कहाँ है? लगता है मुझे हेलुसिनेशन हुई है। लेकिन जैसे ही वो साइड पर देखता है तो रूजी ने मिंग को उठाया हुआ होता है। रूजी कहती है, मैं क्योंकि इनकी पर्सनल मेड हूँ इसलिए अपने मास्टर का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले अपने मास्टर को मैं ही ग्रीट करूंगी, तुम यहाँ से दूर रहो। मिंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। मिंग कहता है, इसने तो मुझे रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं दिया, हालांकि मैं पिछले 2 साल में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ लेकिन ये अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीरू और जान दोनों ही उसे देखकर रोना शुरू कर देती है और कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम फाइनली वापस आ गए हो। पूरे 2 साल वहाँ पर लगा दिए, पता नहीं 2 साल से तुम वहाँ पर कैसे थे? जान उसे कहती है, हम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि 2 महीने पहले वहाँ से न्यूज आई थी टाइशेंग वापस आ गया है और उसकी बाकी की सारी आर्मी वहीं पर है और उसकी आर्मी के बहुत सारे सोल्जर मारे गए हैं और कोई भी वहाँ से वापस नहीं आ पाया, इसलिए हम लोग इस बारे में परेशान थे कि कहीं तुम भी उन सभी में शामिल तो नहीं थे। मिंग उनसे कहता है, तुम सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आखिर मेरे साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? और वो दोनों फिर से रोना शुरू कर देती है। मिंग उन दोनों से कहता है, तुम दोनों को रोने की जरूरत नहीं है, देखो जरा मैं वापस आ चुका हूँ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 294 का एंड करेंगे।
एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 295 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपनी किंगलोंग एकेडमी में वापस आ गया है। वापस आने के बाद उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मीरू और जान दोनों ही रो रही होती हैं। मिंग उन दोनों के सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम दोनों को रोने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैं जिंदा वापस आ गया हूँ। रूजी भी उन दोनों की तरफ देखती है और अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है। वो मिंग से कहती है मास्टर, पर मैं आपके लिए सबसे ज्यादा परेशान थी क्योंकि मैं आपकी मेड हूँ और आपके भरोसे यहाँ पर बैठी हुई थी। आपके चक्कर में तो मैं इतनी ज्यादा परेशान थी कि मैंने तो खाना खाना भूल गई। मैंने कितने दिन से सही तरह से खाना नहीं खाया। साथ ही रूजी उसे कहती है मास्टर, आपको तो मेरे सर पे भी हाथ रखना चाहिए, मुझसे भी प्यार करें। मिंग उसके माथे पे मारता है और उसे कहता है बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हें देखकर तो किसी भी एंगल से नहीं लगता कि तुमने खाना पीना छोड़ा हुआ है और तुम जरा भी मेरे लिए परेशान थी। रूसी बेचारी उदास हो जाती है और कहती है मास्टर, आप मुझे तंग कर रहे हैं। मीरू भी उसका साथ देते हुए कहती है हाँ मिंग, तुम्हें इसे तंग करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी और उदास थी। मीरू उसकी हेल्प करने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और सोच रही होती है अब जबकि मैंने यहाँ पर इसकी हेल्प की है और मुझे पता है कि मिंग को अपनी लेंसू को बचाने के लिए किसी न किसी टीममेट की हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर इसका साथ दूंगी। जान तो इसका साथ नहीं दे सकती। वो हालांकि दिखाती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। इस वक्त सिर्फ रूजी है जो कि मिंग का साथ दे सकती है। जान उन सभी से कहती है रूजी की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, इसने बहुत ही जल्दी सारा खाना तैयार भी कर दिया है, तो जल्दी से आकर बैठ जाओ और खाना एंजॉय करो। फिर वो सारे टेबल के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और अपना खाना खाना स्टार्ट करते हैं। मिंग उन सभी से कहता है मैंने तुम सभी लोगों को 2 साल तक नहीं देखा और जरा तुम सभी लोगों की तरफ देखो तो सही, तुम लोगों ने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लिया है, तुम्हारी सभी लोगों की प्रोग्रेस काफी अच्छी है। मिंग मीरू और जैंग हैंग से कहता है तुम दोनों तो मार्शल आर्ट्स के गुरु बनने वाले हो। फिर वो जान की तरफ देखता है और कहता है जान तुम तो बहुत ही जल्दी मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर बनने वाली हो, तुम लोगों की कल्टीवेशन तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी रही। रूसी मिंग से कहती है और मास्टर मेरे बारे में क्या, जरा मेरी तरफ भी देखकर बताओ कि मेरा लेवल कहाँ तक पहुँचा है, साथ ही मेरी भी तो तारीफ करो कि पिछले 2 साल में मैंने क्या हासिल किया है। मिंग उसे कहता है मुझे तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है कि तुम्हारा लेवल क्या है, तो मैं क्या बताऊँ। रूसी कहती है ये बात तो है कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता। फिर साथ ही वो उन सभी से कहती है लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल तो हमारे मास्टर हैं, तुम सभी को अपने लेवल के बारे में देखने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम लोग मार्शल आर्ट्स के गुरु बन गए हो या फिर मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर क्यों ना बन गए हो, तुम सभी लोग मास्टर के सामने कुछ भी नहीं हो। ज़ैंग हैंग भी उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि बॉस वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। ज़ैंग हैंग मिंग से पूछता है बॉस, आप तो वहाँ पर भाभी लेंसू को लेने के लिए गए थे, वो आपके साथ वापस क्यों नहीं आई? आपने यहाँ पर आने के बाद उसका जिक्र क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस आने के बाद वो जांटियान होली लैंड वालों के साथ चली गई? मिंग उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है और काफी ज्यादा उदास भी होता है। मीरू से कहती है मिंग क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो गए हो? मिंग हंसते हुए चेहरे के साथ उनसे कहता है वहाँ पर मेरी प्रिंस टाइशेंग के साथ फाइट हुई थी और टाइशेंग ने वहाँ पर सीला पुरगाटरी को यूज करते हुए उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया है, जहाँ पर वो हमेशा के लिए रहेगी और बहुत ही जल्दी मैं उसको ढूंढ लूंगा। ये बात सुनते ही वो सारे के सारे वहीं पर खामोश हो जाते हैं, रूजी के अलावा। मिंग उन सभी से कहता है तुम सभी लोगों को इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसे वापस ले आऊंगा। फिर मिंग अपने टॉपिक को चेंज करने के लिए जान से कहता है जान मेरा बैंक कैसे चल रहा है? जान उसे कहती है बैंक तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है और सालाना इनकम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले 2 साल की इनकम जो कि तुम्हारी बनती थी वो मैंने साइड पर रखी हुई है और अपने साथ लेकर आई हूँ, अगर तुम चाहो तो वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मिंग उसे कहता है नहीं, फिलहाल के लिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, उन सारे पैसों को दोबारा बैंक पर इन्वेस्ट कर दो और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करो। जान उसे कहती है हाँ ठीक है, वैसे मैंने बैंक की सारी जिम्मेदारियाँ ब्रदर शीहैन और जैन मिंग को दे दी है क्योंकि वो दोनों बैंक को संभालने में अब काफी माहिर हो चुके हैं। वैसे मैं भी हर 3 दिन के बाद बैंक में जाती हूँ और जाकर उनसे इस बारे में पूछती हूँ। मिंग अभी उनके साथ ही बैठा होता है कि उसी वक्त उसे अपने मास्टर हांग की आवाज आती है। मास्टर हांग टेलीपैथी के साथ उसे कहते हैं मिंग इतनी जल्दी हो सके एल्डर्स के हाल में आ जाओ, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मिंग कहता है मास्टर हांग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो फिर नेक्स्ट सीन में मिंग अपने मास्टर हांग से मिलने के लिए चला जाता है। तो ये मास्टर हांग वही फीमेल टीचर है जिसने मिंग को असैसिन बनने की ट्रेनिंग दी थी। मास्टर हांग मिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हम तुम्हें जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। मिंग उनके सामने झुकते हुए कहता है मास्टर हांग हालांकि मैं इस ट्रिप से जिंदा वापस आ गया हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आपके दिए हुए मिशन को पूरा नहीं कर सका, इसलिए प्लीज जो मेरी सजा बनती है वो मुझे सजा दी जाए। मास्टर हांग उसे कहते हैं नहीं बच्चे, तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि ये मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस था। तुम्हारे अलावा हमने वहाँ पर जितने भी स्पाइस भेजे थे वो सारे के सारे मर गए, उन सभी में से सिर्फ तुम ही एक हो जो कि जिंदा वापस आ सके हो। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वहाँ पर टाइशेंग के ऊपर एक गॉडेस ने अटैक किया था और वो बड़ी मुश्किल के साथ
साथ अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा है, लेकिन उसके बाकी के सारे मार्शल गार्ड्स और उसकी सारी आर्मी वहीं पर मारी गई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम जिंदा वापस आ गए। फिर मास्टर हांग उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे सारी बात बताओ कि ट्रिप पर हुआ क्या था, वहाँ पर क्या क्या हुआ था। मिंग मास्टर हांग को सारी बात बताना स्टार्ट करता है। मिंग कहता है, मैंने मास्टर को सारी बात बता दी है। इन तीनों बातों के अलावा क्रिस्टल गॉडेस वाली बात, हार्ड विल की पावर को हासिल करने वाली बात और प्रिंस टाइशेंग और लेंसू वाली बात के अलावा मिंग को ये सारी बात बताने में पूरा 1 घंटा लगता है। मास्टर हांग उसकी सारी बात सुनने के बाद कहते हैं, ना मैंने सोचा था, ये ट्रिप तो उससे भी ज्यादा डेंजरस निकली। हालांकि तुमने मिशन को फेल कर दिया, लेकिन फिर भी जिंदा वापस आ गए हो, इतना ही काफी है। मास्टर हांग उसे कहते हैं, अब तुम वापस चले जाओ और जाकर आराम करो, हमारे ऑर्डर्स का वेट करना, हम लोग बहुत ही जल्दी तुमसे कांटेक्ट करेंगे, हमारे लिए एक नया मिशन है। मिंग कहता है, ठीक है मास्टर, मैं अभी के लिए चला जाता हूँ। मिंग वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मास्टर हांग वहाँ पर किसी बंदे से कहते हैं, लगता है कि ये लड़का हमसे कुछ छुपा रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस लड़के के पास बहुत ही अच्छी किस्मत है, लेकिन फिर भी ये वहाँ से गॉड विल की पावर को हासिल किए बिना कैसे आ सकता है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। यहीं पर दूसरा बंदा उसे कहता है, तुम्हें इस लड़के के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और इसके ऊपर शक करने की भी जरूरत नहीं है। इस लड़के की कीमत गॉड विल की पावर से बहुत ज्यादा है। इस लड़के को अच्छे से कल्टीवेट करना है, इसलिए इस लड़के का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मास्टर हांग जल्दी से झुकते हुए कहते हैं, ठीक है एम्परर, मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगा और इस लड़के को बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करवाऊंगा। नेक्स्ट सीन में मिंग वापस अपने रूम में आ जाता है और वो फिर से आकर खाने की टेबल पर बैठ जाता है। जानजन मिंग से कहती है, मिंग अब तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम जिनजेंग सेक्टर में वापस जाओगे? मिंग उसे कहता है, नहीं, अभी फिलहाल के लिए मैं अपने जिनजेंग सेक्टर में वापस नहीं जा सकता। अभी तो मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा सकूं और साथ ही मुझे बहुत सारा पैसा भी कमाना है। मिंग यहीं पर हिसाब लगा रहा होता है। मिंग कहता है, क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी और उस स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए मुझे वहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा। मुझे वहाँ पर डिवाइन वेपन्स खरीदने पड़े, अपने बहुत सारे टेलिस्मन्स खरीदने पड़े। अगर मेरे पास स्ट्रेंथ होती तो मेरा सारा का सारा पैसा बच जाता। यहाँ पर किंग लांग अकेडमी में सबसे अमीर स्टूडेंट मैं ही होता, वो सारे का सारा पैसा मेरे पास होता। ज़ेंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। मिंग से कहता है, बॉस वहाँ पर आपने जितना कुछ भी एक्सपीरियंस किया है वो तो हमारे लिए एक लेजेंडरी कहानी की तरह है। हम लोग तो आपके साथ अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते। जहाँ तक कि आपने वहाँ पर एक गॉडेस को भी देखा, तो गॉडेस आपको अपना मास्टर कहती है। फिर साथ ही ज़ेंग आगे बढ़ता है और मिंग से कहता है, बॉस मुझे उस गॉडेस के बारे में बताओ कि वो कैसी दिखती थी, क्या उसका फिगर अच्छा था? क्योंकि मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि ये बेवकूफ मुझे इन तीनों लड़कियों से मरवाएगा। मीरू भी गुस्से के साथ उसे कहती है, हाँ हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर उस लड़की का फिगर कैसा था। जान कहती है, हाँ मुझे भी तो बताओ कि क्या वो मेरे हिसाब से ज्यादा खूबसूरत थी? जबकि रूजी उसे कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो सकती है और मुझसे ज्यादा पावरफुल हो सकती है। मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल हूँ। मिंग हंसते हुए उन दोनों से कहता है, हाँ वो गॉडेस काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जान और मीरू के मुकाबले में ज्यादा नहीं, कि वो सारी की सारी क्रिस्टल की बनी हुई थी। अब एक क्रिस्टल की गॉडेस इंसान का मुकाबला कैसे कर सकती है? मीरू उसकी बात सुनने के बाद खुश हो जाती है और उसे कहती है, हाँ तुम बहुत ही अच्छे हो, अच्छा जल्दी से ये खाओ। उसके सामने खाना करती है क्योंकि वो खुश है। ज़ेंग मिंग से कहता है, अच्छा छोड़ो इन सारी बातों का, अब जबकि तुम वापस आ गए हो तो किंग लांग अकेडमी में नंबर 1 स्टूडेंट बनने के लिए तुम रैंकिंग को चेंज करने के लिए कब कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो? मुझे लगता है कि किंग लांग अकेडमी का नंबर 1 स्टूडेंट चेंज होने वाला है। मिंग उसे कहता है, नहीं, मैं इस सब में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि तुम सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया है। फिर मैं इस तरह की रैंकिंग वाले कंपटीशन में हिस्सा लूंगा तो मैं बड़ी ही आसानी के साथ तुम सभी को हरा दूंगा और टॉप रैंकिंग पर पहुंच जाऊंगा, इसलिए तुम सभी लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लो। ज़ेंग उसे कहता है, बॉस अब जबकि आपकी फाइट प्रिंस टाइशेंग के साथ हुई है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी आपके साथ फाइट करना चाहेगा। लेकिन साथ ही वो उसे कहता है, रिसेंटली यहाँ पर एक छोटा स्टूडेंट है, इसे यहाँ के स्टूडेंट बहुत ज्यादा बुली करते हैं, वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। फिर उस ज़ेंग की बात सुनने के बाद मिंग से कहती है, तुम भी तो जैन काउंटी से हो, वो छोटा लड़का भी जैन काउंटी से है, क्योंकि वो लड़का जैन काउंटी से है, इसी वजह से हमने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। मिंग उनसे कहता है, कौन है वो छोटा लड़का? अगर वो जैन काउंटी से है तो शायद मैं उसे जानता हूँ। ज़ेंग उसे कहता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से उसका नाम हाउ जैन था। कल भी उसे कुछ लड़कों ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और उस बेचारे की टांग तोड़ दी। बेचारा बच्चा तो आगे से फाइट बैक भी नहीं कर सकता, वो काफी छोटा है। मिंग हाउ जैन का नाम सुनते ही जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। और अगर अभी तक आपको इस बारे में याद नहीं है कि हाउ जैन कौन है तो मैं आपको बता दूं, जैन काउंटी जो कि कभी जैन कंट्री हुआ करता था, वहाँ के जो किंग थे उनके बेटे का नाम हाउ जैन था, वो छोटा प्रिंस जिसकी मिंग ने हेल्प की थी की स्टेट के यंग मार्किस से मिलवाने में, क्योंकि वहाँ पर उसकी आंटी थी और उसके बाद वो जैन काउंटी का मैजिस्ट्रेट बन गया था। मिंग ज़ेंग से कहता है, मुझे जल्दी से उस छोटे लड़के के पास लेकर जाओ। तो नेक्स्ट सीन हमारे हाउ जैन का दिखाया जाता है। हाउ जैन अपने रूम में बैठा दर्द से चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया होता है। इसी
वक्त दरवाजा खुलता है। हाउशेन कहता है अब कौन है। हंसता हुआ अंदर आता और कहता है छोटे जाओ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। हाउशेन मिंग को देखते ही साथ ही रोना शुरू कर देता है और कहता है ब्रदर मिंग, तो तुम यहाँ पर आ गए। साथ ही वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। मिंग आगे बढ़ता है और साथ ही उसके जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बिग ब्रदर यहाँ पर आ गया है। अगर तुम्हें कोई भी मसला है तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए सारे मसले हल कर देगा। मिंग सोच रहा होता है जरा देखो तो सही, हमारे जैन काउंटी का कभी प्रिंस हुआ करता था और आज इस बेचारे की हालत देखो, यहाँ पर लड़कों से मार खा रहा है। हाउशेन मिंग से कहता है ब्रदर मिंग, तुम्हें तो पता है कि एम्परर ने जैन काउंटी का मजिस्ट्रेट बनने के बाद मुझे यहाँ पर किंग लॉन्ग अकेडमी के अंदर एडमिशन लेने का कहा था। तो 2 साल पहले मैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आया था अपने जैन काउंटी में सारे मसलों को निपटाने के बाद। तो मुझे लगा शायद तुम मुझे यहीं पर मिलोगे, लेकिन तुम तो मुझे मिले ही नहीं। मिंग से कहता है मैं एक सीक्रेट मिशन पर यहाँ से गया हुआ था, पूरे 2 साल के बाद वापस आया हूँ। मिंग कहता है जैन काउंटी को छोड़े हुए मुझे पूरे 4 साल हो गए हैं कि मैं इस बच्चे को 4 साल बाद देख रहा हूँ। मिंग उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है अब तो तुम 11 साल के हो गए हो और तुम अपनी इसी थोड़ी सी उम्र में ही मार्शल आर्ट्स के वॉरियर बन चुके हो। जब मैं 11 साल का था तब मैं अपने मार्शल आर्ट्स के वॉरियर स्टेज पर नहीं था, तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। टेंग यांग उसे कहता है ब्रदर ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक लड़का जिसका नाम चेन फूहा है, कल उसने इसको बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। चेन हाओ मिंग को सारी बात बताता है। वो मिंग से कहता है यहाँ पर एक लड़का है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने देखा कि मेरी कल्टीवेशन बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ रही है तो उसने मुझे वार्निंग दी थी। उसने मुझे कहा कि मैं अपनी प्रैक्टिस करना छोड़ दूं और अपनी कल्टीवेशन को यहीं पर रोक दूं, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं अपनी कल्टीवेशन करना क्यों छोड़ूंगा। फिर वो अपने साथ कुछ और स्टूडेंट्स को लेकर आया और उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा। वो सारे स्टूडेंट हमारी क्लास के नहीं थे, वो बड़ी क्लास के थे। मिंग चेन हाओ की ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से के साथ उसे कहता है उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे के साथ फाइट करने की, और साथ ही वो बड़ी क्लास के लड़कों को लेकर आया था। चलो फिर चल के देखते हैं कि आखिर ये चेन फूहा है कौन, आखिर किस में इतनी हिम्मत है जो कि मेरे छोटे भाई के साथ पंगा ले। और यहीं पर हमारी एपिसोड 295 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 296 के साथ हाजिर हूं, जो कि हमारी इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के पहले से रिलीज हो चुके सारे चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और अब इसके नए चैप्टर्स रिलीज हो रहे हैं और कम से कम हफ्ते में 2 से 3 ही चैप्टर्स रिलीज होते हैं। तो बाकी सीरीज की तरह इसकी एपिसोड भी अब संडे वाले दिन ही आया करेगी, जहाँ फिर हफ्ते में किसी दिन भी रिलीज हो सकती है, क्योंकि इसके चैप्टर्स का कुछ पता नहीं होता कि कब वो रिलीज कर दें। हालांकि अब स्टोरी में हमें काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था और ऊपर से इसके ऊपर व्यूज भी मेरे काफी ज्यादा अच्छे आ रहे थे, लेकिन क्या करें अब इसके चैप्टर्स ही खत्म हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 296 की एक्सप्लेनेशन। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपनी किंग लॉन्ग अकेडमी में वापस आ गया और वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि प्रिंस हाउशेन भी यहीं पर है। वो उससे मिलने के लिए जाता है तो प्रिंस हाउशेन को वहाँ पर कोई लड़का बहुत ज्यादा तंग कर रहा है और उसने बुरी तरह से पीटा होता है। मिंग उसकी सारी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हाउशेन उसे बताता है उसकी क्लास का एक लड़का है जो कि उसे तंग करता है। उसका बड़ा भाई एक मार्शल आर्ट्स का डोमिनेटर है, उसने अपने बड़े भाई से मदद ली थी मुझे मारने के लिए। मिंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मिंग कहता अगर वो इसकी क्लास का है, यानी कि वो लड़का इसकी बराबरी का था, वो दोनों आपस में फाइट करें तो इस बात से कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बड़ी क्लास का लड़का आकर मेरे भाई को तंग करेगा तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उनको क्या लगता है कि मेरा ब्रदर हाउशेन यहाँ पर अकेला है, इसकी बैक सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं है। लूचेन कहता है क्या तुमने अकेडमी के टीचर्स को इस बारे में नहीं बताया। हाउशेन उसे कहता है अकेडमी के टीचर वाले उसका क्या कर लेंगे, उसके पीछे बैकग्राउंड में एक बहुत ही जीनियस लड़का है जो कि उसका बड़ा भाई है, उसका नाम चेन फूशेंग है। मिंग उससे पूछता है ये चेन फूशेंग कौन है, मुझे उसके बारे में बताओ। ज़ेंग से पूछता है ज़ेंग तुम इसके बारे में बताओ। ज़ेंग कहता है बॉस इस वक्त फूशेंग हमारी किंग लॉन्ग अकेडमी में नंबर 1 जीनियस है, वो एक मार्शल आर्ट्स का डोमिनेटर है। यहाँ पर हमारी अकेडमी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसका मुकाबला कर सके। मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है लगता है कि यहाँ पर अकेडमी में रैंकिंग चेंज होने वाली है। कुछ वक्त पहले तुमने कहा था कि मुझे यहाँ पर दोबारा से नंबर 1 बनना चाहिए, तो जाओ जाकर उसको बता दो, मैं उसको चैलेंज करने वाला हूँ। ज़ेंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है बॉस, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं अभी जाकर फूशेंग को तुम्हारी तरफ से चैलेंज करता हूँ। लगता है कि मेरे बॉस फिर से फाइटिंग के मूड में है, अब तो मजा आएगा बॉस की नई पावर्स देखने में। ज़ेंग के वहाँ से चले जाने के बाद मिंग हाउशेन के सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है फूशेंग को तो मैं संभाल लूंगा, जो कि उसका बड़ा भाई है। उसके बाद बाकी सब से तुम्हें खुद ही निमटना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा क्लास फेलो है। मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही जीनियस लड़के हो। हाउशेन उसे कहता है ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि अगले 6 महीनों में मैं इतना स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा कि मैं सभी को संभाल लूंगा। लेकिन साथ ही मिंग उसकी तरफ देखकर काफी हैरान भी होता है। मिंग उसे कहता है, मुझे याद है कि तुम्हारे पास एक हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल बॉडी थी, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास एक लो ग्रेड की होली बॉडी कहाँ से आ गई। हाउशैन भी अपनी तारीफें करते हुए कहता है, ब्रदर तो तुमने नोटिस कर ही लिया। और फिर साथ ही वो उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाता है। वो कहता है, 2 साल पहले ये सब कुछ हुआ था। 2 साल पहले जब मैं अपना सारा काम खत्म करने के बाद किंगलोंग एकेडमी के लिए घर से निकला था। हाउशैन उसे कहता है, मैं अपनी किंगलोंग एकेडमी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक बीस फॉरेस्ट पड़ता है। उस बीस फॉरेस्ट के बाहर ही मुझे एक छोटा सा प्यारा सा बीस दिखाई दिया। मैं उसके पीछे लग गया क्योंकि मैं उसे भून कर खाना चाहता था। उसके पीछे पीछे मैं बीस फॉरेस्ट के अंदर चला गया और वहाँ पर जाने के बाद मैं काफी गहराई में पता चला गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं वहाँ तक पहुँच गया। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ों का बाग था। वो सारे पेड़ काफी ज्यादा अजीब से थे। उनके ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए थे। तो मैंने उनके ऊपर से उन फलों को तोड़ लिया और उनमें से कुछ फलों को खा लिया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। और वो छोटा डीमन बीस्ट तो मेरे पास से भाग गया था। लेकिन मुझे नहीं पता चला कि वो फल बहुत ज्यादा स्पेशल था। जब मैंने उस फल को खाया तो मेरी बॉडी, जो कि एक हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल बॉडी थी, वो चेंज होने के बाद एक लो ग्रेड की मेरी बॉडी में चेंज हो गई। यानी मेरी बॉडी अपग्रेड हो गई है। इस वक्त तो मुझे इस बारे में नहीं पता चला, लेकिन बाद में मुझे इस बारे में पता चला कि वो फ्रूट, उसको टियांजी ऑफ फ्रूट कहते हैं, जो कि स्पेशल फ्रूट है। मिंग भी उसकी बात सुन के काफी हैरान होता है और कहता है, तो क्या डीमन फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा बगीचा है जिसके अंदर टियांजी ऑफ फ्रूट्स का पूरा बाग लगा हुआ है? मैं भी डीमन बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर जाता रहता हूँ, लेकिन मुझे तो वहाँ पर कभी भी इस तरह का कोई बाग दिखाई नहीं दिया और ना ही मुझे कभी किसी ने इस बारे में बताया कि वहाँ पर कोई ऐसा गार्डन है जिसमें टियांजी ऑफ फ्रूट लगते हैं। हाउशैन उसे कहता है, हो सकता है कि वो फॉर्मेशन की मदद से छुपाया गया हो, इसी वजह से तुम्हें पता न चला हो। मिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता, अब इस बच्चे को क्या पता कि मैं तो फॉर्मेशन का बहुत बड़ा मास्टर हूँ और कोई भी फॉर्मेशन मुझसे छुप नहीं सकती। लेकिन साथ ही वो उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अब जबकि तुमने उस फल को खा लिया है इसलिए शुक्र है कि तुम उस जंगल से जिंदा वापस आ गए, दोबारा मत जाना वहाँ पर। हाउशैन उसे कहता है, मैं वहाँ से अपने आप जिंदा बाहर नहीं आया, बल्कि मुझे वहाँ पर एक लड़की मिली थी जिसका नाम जियांग जियांग था। वो भी उसी बाग में थी। उसने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आई और उसने मुझे प्रोटेक्ट भी किया। अगर वो मुझे वहाँ पर नहीं बचाती तो अब तक तो मुझे डीमन बीस्ट ने खा लिया होता। मिंग आगे बढ़ता है और उसके साथ लाड करते हुए कहता है, तो छोटे लड़के, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल भी गई है। अभी तुम्हारी एज ही क्या है और जरा अपने काम देखो। लगता है कि तुमने ये सब कुछ अपने बड़े भाई जी मिंग से ही सीखा है। हाउशैन मिंग को कहता है, मुझे उस लड़की जियांग जियांग ने बताया कि ये बाग किसका है। उसने कहा कि ये बाग बुल डीमन गार्ड का है। इसी वजह से ह्यूमन मार्शल गार्ड भी बुल डीमन गार्ड के उस गार्डन के अंदर जाने से घबराते हैं। वहाँ पर बहुत ही स्पेशल फ्रूट्स हैं, लेकिन वो लोग उस फ्रूट को लेने के लिए वहाँ पर नहीं जाते। बुल डीमन गार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है। जियांग जियांग का शुक्रिया कि वो मुझे वहाँ से जिंदा बाहर ले आई। मिंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, हांग शुई ने मुझे 9 डीमन गार्ड्स के बारे में बताया था और मुझे लगता है कि बुल डीमन गार्ड भी उन 9 एंशिएंट गार्ड्स में से एक गार्ड है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद हाउशैन से कहता है, हाउशैन, मैं चाहता हूँ कि दोबारा तुम उस जंगल में कभी मत जाना क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है। हाउशैन उसे कहता है, लेकिन ब्रदर, मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा तो मैं जियांग जियांग को कैसे देखूंगा? मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, अगर तुम्हें उस लड़की जियांग जियांग को ही देखना है तो फिर ठीक है, मेरे पास एक तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी ऑफर है। कुछ अरसे के बाद मैं उसी फॉरेस्ट में जाने वाला हूँ। तुम बस मुझे उस गार्डन के बारे में बता देना, मैं वहाँ पर जाऊंगा। अगर मुझे वो लड़की वहाँ पर मिली तो मैं उस लड़की को तुम्हारे बारे में बताऊंगा और अगर वो लड़की मेरे साथ वहाँ से वापस आना चाहे तुम्हारे लिए तो फिर मैं उस लड़की को अपने साथ ही ले आऊंगा। ये बात सुनते ही हाउशैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, बिग ब्रदर, प्लीज उस लड़की को मेरे लिए ले आओ। उसने मुझसे कहा था कि वो उस जंगल में नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि उसे वहाँ से लेकर आ सकूँ। तुम ऐसा कर सकते हो, प्लीज उसे ले आओ। उसने कहा था कि वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती है। मिंग आगे बढ़ता है और उसके सर में नॉक करते हुए कहता है, जरा अपनी तरफ देखो, तुम सिर्फ एक बच्चे हो और किसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी गुजारने की बात कर रहे हो। कि तुम दोनों ने तो पहले ही शादी करने का फैसला भी कर लिया है और ये भी सोच लिया होगा कि बच्चे कितने होंगे। फिर वो उसे कहता है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बड़े भाई ने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारे लिए उस लड़की को ले आएगा। तो फिर ठीक है, कुछ दिनों के बाद मैं वहाँ पर जाऊंगा और उस लड़की को लेकर आऊंगा। अब तो यही लड़की हमारी छोटी भाभी बनेगी। तो फिर नेक्स्ट सीन अरीना का दिखाया जाता है। ज़ेंग हैंग ने जाकर उसके चैलेंज को डिलीवर कर दिया है फूशेंग को। फूशेंग अरीना में खड़ा होता है और मिंग भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो सारी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, यहाँ पर फूशेंग को किसी ने चैलेंज किया है जो कि एक मार्शल डोमिनेटर है, जबकि उसके सामने वाला लड़का मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर है। में से एक पूछता है, क्या तुम लोग इस दूसरे लड़के को जानते हो? एक कहता है, मुझे पता है, इसका नाम जिमिंग है। चैन फूशेंग मिंग से कहता है, तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, इसीलिए तुमने चैलेंज किया है? मिंग उसे कहता है, हाँ, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। वो उसे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम्हारा नाम मैंने सुन रखा है। अभी तुम किंगलॉन्ग एकेडमी के नंबर 1 हुआ करते थे और साथ ही तुमने हिडन ड्रैगन कंपटीशन में भी रैंकिंग नंबर 1 को हासिल किया था और तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट है। लेकिन तुम्हारे लेवल को देखकर तो लगता है कि तुम सिर्फ मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो? मिंग उसे कहता है, हाँ, मैं तुम्हें चैलेंज कर सकता हूँ। वो उसे कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करनी। अगर तुम्हें मरना ही है या सुसाइड ही करनी है तो किसी और जगह जाकर करो, क्योंकि मैं तुम्हें मारकर अपने हाथ गंदे
नहीं करना चाहता। हाउजैन भी वहीं पर खड़ा होता है और चैन फूहा से कहता है, ब्रदर जिमिंग, ये इनविंसिबल है, आज देखना तुम जहाँ पर रोने वाले हो अपने भाई की मौत पर। चैन फूहा आगे बढ़ता है और हाउजैन से कहता है, रोने वाले तो तुम हो, मेरा भाई मार्शल आर्ट का डोमिनेटर है और यहाँ पर ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो कि मेरे भाई को हरा सके। और आज तुम्हारा जो ब्रदर जिमिंग मेरे भाई के हाथों से मरने वाला है और फिर तुम दोनों ही बैठकर रोगे। हाउजैन चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हारा भाई पहले कभी नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन अब जब मेरा भाई यहाँ पर आ गया है तो इसका मतलब नंबर 1 वो है। चैन फूशेंग भी उनकी बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ये तो बच्चों की फाइट है और बच्चों की फाइट की वजह से ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चों की फाइट की वजह से मैं यहाँ पर किसी मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर तुम्हारे जैसे वीक इंसान को अपने हाथों से मारकर अपने हाथों को गंदा कर लूं। जबकि मिंग भी हंसते हुए उससे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से इस फाइट को स्टार्ट करो। ये बात सुनते ही चैन फूशेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे जैसे महान मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर के साथ फाइट करना तुम्हारे लिए बहुत ही फख्र की बात है और तुम कह रहे हो कि मुझसे फाइट करने से तुम्हारा टाइम जाया होगा। लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है और तुम्हारे इसी एटीट्यूड को निकालने के लिए मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा स्पिरिट मैन बनता है। देखने वाले सारी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं, ये तो चैन फूशेंग की मार्शल स्पिरिट है, लगता है ये एक मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर को मारने के लिए शुरुआत से ही अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला है। अगर इसने एक ही पंच मारा तो इसके सामने वाला ओपोनेंट तो मारा जाएगा। चैन फूशेंग भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता है, वो अपनी एनर्जी से बने हुए उस बड़े से चैन फूशेंग के हाथ को आगे बढ़ाता है और मिंग के ऊपर अटैक करने लगा है। हालांकि ये तो हमें पता है कि मिंग इसको बड़ी आसानी से हरा सकता है, लेकिन ये देखने में मजा आएगा कि मिंग उसको कौन से मूव के साथ हराएगा, तो ये तो हमें अपनी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको 1 से 2 दिन तक इंतजार करना पड़े। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने रिवेंज सीकर की सारी सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। हालांकि शुरुआत में किसी और चैनल ने भी इसको स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरे व्यूज इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन बाद में अचानक से मेरे व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए और मुझे भी इसको एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन क्या करें, अब इसके सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, तो कल से मैं एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर सुपर पावर्स हैं, ज़ॉम्बीज हैं और मॉन्स्टर्स हैं और डीमंस हैं, इसके अलावा एलियन स्पीशीज भी हैं और बहुत सारी डंजन्स भी हैं। तो फिर देखते हैं कि कल आपको नई सीरीज की पहली एपिसोड कैसी लगती है। और रिवेंज सीकर के लिए इंतजार करिएगा, बहुत ही जल्दी इसकी नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगी। जैसे जैसे इसके चैप्टर्स आते जाएंगे मैं उन चैप्टर्स को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 297 के साथ हाजिर हूँ। तो रिवेंज सीकर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग हाउशेन का बदला लेने के लिए फूशेंग को चैलेंज कर देता है और वो दोनों अरीना के सेंटर में खड़े होते हैं। फूशेंग जो कि एक मार्शल आर्ट्स का डोमिनेटर है, वो मिंग के साथ फाइट नहीं करना चाहता। वो उसे कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे काफी ज्यादा लो है और तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, मैं तुम्हारे खून के साथ अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। लेकिन मिंग आगे से उसे कहता है, जल्दी करो, अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ वेस्ट कर सकूं। इस बात से तो फूशेंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जल्दी से अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है और उसकी एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा फूशेंग निकलता है और वही एनर्जी से बना हुआ बड़ा सा फूशेंग मिंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जबकि मिंग उसके सामने खड़ा होता है। बाकी के सारे देखने वाले भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, लगता है कि फूशेंग काफी ज्यादा सीरियस है, इसने अभी से यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को रिलीज कर दिया है। मिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं पहली बार किसी की मार्शल सोल के साथ फाइट करने वाला हूँ और किसी मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर को हेड डाउन फाइट करने के लिए चुनौती दे रहा हूँ। चलो देखते हैं कि एक मार्शल आर्ट्स का डोमिनेटर मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाता है। और साथ ही वो अपने पाँव को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाता है और फिर दोबारा से ग्राउंड के ऊपर दे मारता है। और मिंग की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि एरिना के अंदर भी बहुत सारी दरारें पड़ जाती हैं, जबकि एरिना के बाहर भी नीचे का सारा ग्राउंड टूट जाता है और इतनी ज्यादा फोर्स निकलती है कि देखने वाले सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने यहाँ पर ना तो अपनी फोर्स को रिलीज किया है और ना ही अपनी ऑरा की पावर को रिलीज किया, इसने सिर्फ अपने पाँव को उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटका मारा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ है। आखिर इस लड़के के पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि इसने पूरे ग्राउंड के अंदर इतनी बड़ी बड़ी दरारें डाल दी। फूशन भी चिल्लाकर मिंग से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को यूज किया है, मुझे लगता है कि तुमने किसी बहुत ही गंदी चाल को यूज किया है। ये तो कोई ट्रिक है, किसी ट्रिक के बिना तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे जैसे मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। और फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी मार्शल सोल से कहता है, सोल किल, अपने स्पेशल मूव को यूज करते हुए अपनी उस बड़ी सी सोल एनर्जी के बने हुए हाथ को मिंग के ऊपर मारने के लिए रेडी करता है। तो नीचे से मिंग भी अपने पंच को रेडी करता है
तो एक तरफ से उसकी बड़ी सी मार्शल सोल है जो कि मिंग को पंच मार रही है, जबकि दूसरी तरफ से मिंग का छोटा सा हाथ है। मिंग अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है और यहाँ पर किसी भी किस्म की पावर को यूज नहीं कर रहा। तो जैसे ही उन दोनों के पंचेस टकराते हैं तो आपको तो पता है कि मिंग के पास 1 बिलियन पाउंड की पावर है। वो सिर्फ एक ही पंच के साथ फू शेंग को पीछे की तरफ गिरा देता है। फू शेंग उड़ता हुआ सारी भीड़ में जाकर गिरता है और साथ ही उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। वो सारी देखने वाले काफी हैरान होते हैं। सिर्फ एक ही पंच के साथ मिंग ने फू शेंग को हरा दिया है, जो कि एक मार्शल आर्ट्स का डोमिनेटर है। और उसको हराने के बाद मिंग अरीना से नीचे उतर आता है और अपने रास्ते पर चल पड़ता है, जबकि देखने वाले यही कह रहे होते हैं आखिर ये लड़का है कौन और ये आया कहाँ से। और जब से इन दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हुई है, इस लड़के ने यहाँ पर अपने किसी भी की पावर को रिलीज नहीं किया और ना ही किसी किस्म की ऑरा की पावर को। ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को यूज किया है। इतनी स्ट्रेंथ एक मार्शल आर्ट से ग्रैंड मास्टर के पास नहीं हो सकती, यहाँ तक एक मार्शल आर्ट्स के सेंट के पास भी नहीं होती। मिंग के जीतने पर प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होता है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है ये मेरा बड़ा भाई है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि उसके साथ खड़ा फू हुआ, जो कि जिसका भाई हार चुका है, वो वहीं पर अपना चेहरा लटका कर खड़ा होता है। मिंग उस फाइट को जीतने के बाद बाय की तरफ चलता हुआ जा रहा होता है। उसके पीछे पीछे ज़ेंग यांग भागता हुआ आता है और उसे कहता है ब्रदर तुम तो वाकई में एक मॉन्स्टर बन चुके हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। जबकि मिंग उसे कहता है इस फाइट के दौरान मैं भी अपनी फाइट पर कंट्रोल नहीं रख सका क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं यूजुअली इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज नहीं करता। हो सकता है कि लास्ट टाइम मैंने मार्शल गार्ड्स के साथ फाइट की थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काबू नहीं रख सका और फुल स्ट्रेंथ के साथ उस लड़के को पंच मार दिया। ज़ेंग यांग उसकी ये वाली बात सुनने के बाद वहीं पर बुत बनकर खड़ा हो जाता है। मिंग उसे कहता है वापस जाओ और जाकर पूरी एकेडमी में ये बात फैला दो, लिटिल प्रिंस मेरा छोटा भाई है, अगर किसी ने भी उसे तंग करने की कोशिश की तो उसकी फाइट मुझसे होगी और मैं उससे बदला लूंगा। अभी मुझे बीस्ट फॉरेस्ट की तरफ जाना है, वहाँ पर जाने के बाद मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, इसलिए अब बाकी का सब तुम खुद संभाल लेना। और फिर मिंग वहाँ से उड़ जाता है, जबकि ज़ेंग यांग अभी भी हैंग होकर वहीं पर खड़ा होता है। ज़ेंग यांग कहता है इसने यहाँ पर एक ही पंच के साथ मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर को हरा दिया। ये कह रहा था कि ये मार्शल आर्ट्स के गॉड से भी फाइट कर चुका है, आखिर मेरे बॉस को हो क्या गया है, ये क्या बन गया है। तो नेक्स्ट सीन बीस्ट फॉरेस्ट का दिखाया जाता है। मिंग बीस्ट फॉरेस्ट में वापस आया है। वो यहाँ पर एक जरूरी काम करने के लिए आया है। जरूरी काम का मतलब है कि वो यहाँ पर उस ड्रैगन एलिफेंट के ब्लड ड्रॉप को उसके बेबी को देने के लिए यहाँ पर आया है। और साथ ही इसी जंगल में ब्रदर यान बिंग का बेटा भी है। तो मिंग उस जंगल के अंदर जाता है और बिमिंग से कहता है बिमिंग जरा अपनी पावर्स को यूज करते हुए सेंस करके बताओ कि वो लोग कहाँ पर हैं। बिमिंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए से बताती है यहाँ पास एक पानी का पोंड है, उसी पोंड के पास एलिफेंट ड्रैगन का बेटा और साथ में यान बिंग का बेटा वो दोनों वहीं पर हैं। मिंग उसकी बात सुनने के बाद बड़ी स्पीड के साथ उसी पोंड की तरफ चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन उसी पोंड का दिखाया जाता है जहाँ पर वो आईसी बीस्ट होता है और उसके साथ एलिफेंट ड्रैगन का छोटा बेबी होता है। वो दोनों वहाँ पर पानी पी रहे होते हैं। मिंग वहाँ पर लैंडिंग करता है तो आईसी बीस्ट उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जंप करते हुए मिंग के पास चला जाता है। मिंग उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और उसके साथ लाड कर रहा होता है और उसे कहता है लिटिल बेबी मैं 2 साल के बाद देख रहा हूँ, तुम्हारा साइज तो पहले से भी छोटा हो गया है और तुम्हारा वजन भी बढ़ गया है। मिंग फिर से उससे पूछता है क्या ब्रदर यान बिंग तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए या नहीं। वो छोटा बेबी ब्रदर यान बिंग का सुनने के बाद उदास हो जाता है क्योंकि वो ब्रदर यान बिंग उससे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आया। मिंग उसे कहता है ठीक है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ब्रदर यान बिंग ने तुम्हें इसीलिए अकेला छोड़ा है ताकि तुम इस दुनिया को समझ सको और स्ट्रॉन्ग बन सको। एक दिन जब उसी की तरह तुम भी एक इंसान का रूप ले सकोगे तो तुम अपने ब्रदर यान बिंग से मिलने के लिए जरूर जाओगे। ड्रैगन एलिफेंट का बेबी भी वहीं पर होता है और वो भी मिंग के पास आ जाता है क्योंकि उसे मिंग की बॉडी के अंदर से अपनी मदर की खुशबू आ रही है। मिंग कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम भी यहीं पर हो और वो अपने पास से ड्रैगन एलिफेंट के दिए हुए ब्लड ड्रॉप्स को निकालता और कहता है ये मेरे पास तुम्हारी माँ की दी हुई अमानत है, उसने कहा था कि मैं तुम्हें दे दूं और मैं अपना वादा पूरा करने वाला हूँ। और वो उन दोनों ड्रॉप्स को उस ड्रैगन एलिफेंट को दे देता है। जैसे वो दोनों ड्रॉप्स ड्रैगन एलिफेंट की बॉडी के अंदर जाती हैं, ड्रैगन एलिफेंट का बेबी उन ब्लड ड्रॉप्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वहीं पर साइज में काफी बड़ा हो जाता है। मिंग आईसी से कहता है चलो अब जल्दी से नीचे उतरो, मुझे इस जंगल में एक और भी काम है, मुझे अभी इस जंगल के अंदर एक गार्डन को ढूंढना है, इसलिए तुम यहीं पर रहना और अपना ध्यान रखना। और यहीं पर हमारी एपिसोड 297 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 298 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग डीमन बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर गया है। असल में वहाँ पर अपने मिशन को पूरा करने के लिए गया है। ड्रैगन एलिफेंट के बेबी को उसने उसके ब्लड एसेंस का ड्रॉप देना है जो कि उसने उसके साथ वादा किया था उसकी माँ के साथ। तो वहीं पर उसे वो छोटा आईसी भी मिलता है, वो उससे भी मिल लेता है और साथ ही पास से ड्रैगन एलिफेंट के ब्लड ड्रॉप को ड्रैगन एलिफेंट के बेबी को दे देता है, जिससे वो ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद काफी बड़ा हो जाता है। तो ये वाला मिशन तो मिंग का पूरा हो जाता है। अपने मिशन को पूरा कर लेने के बाद मिंग उस छोटे कब से कहता है
तुम अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, अब मुझे एक और मिशन पूरा करने के लिए जाना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मिंग उसी जंगल के अंदर चलता हुआ जा रहा था और कहता है चलो शुक्र है मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने उस ड्रैगन एलिफेंट से वादा किया था कि उसके बच्चे को उसके ब्लड एसेंस का ड्रॉप दूंगा, तो मैंने उसको दे दिया है, ये काम तो पूरा हो गया। अब जबकि मैं इस जंगल में आ ही गया हूँ, तो अगर मुझे कहीं पर वो लड़की जियांग मिलती है तो फिर मैं अपने ब्रदर के लिए उसको ले जाऊंगा। और साथ ही मिंग सोच रहा होता है अगर मुझे यहाँ पर वाकई में बुल डीमन गार्ड का वो बाग मिल जाता है, वो गार्डन जिसके अंदर वो स्पेशल फल लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि मैं भी अपनी स्पेशल बॉडी को अपग्रेड कर सकता हूँ, तो मुझे काफी सारा फायदा हो सकता है। लेकिन अब मुझे वो गार्डन मिलेगा कहाँ पर? मिंग अभी वहीं पर खड़ा इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसी वक्त उसके सामने एक बड़ा सा बीस्ट आता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी होता है क्योंकि उसके पीछे हंटर लगे होते हैं। वो पीछे से अपने बड़े से बाले के साथ उस डीमन बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं और वो उसकी बॉडी के अंदर दंस जाता है और वो डीमन बीस्ट वहीं पर गिरकर मर जाता है। यहाँ पर टोटल 4 मास्टर्स होते हैं और वो सारे मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर स्टेज पर हैं। वो चारों वहीं पर लैंड करते हैं और कहते हैं चलो फाइनली हमने इसको पकड़ लिया, इसने हमें बहुत सा भगाया है। उनमें से कहता है इसको वहीं पर मर जाना चाहिए था, हमारे सामने सर झुका लेता तो कम से कम इतनी दर्दनाक मौत तो नहीं मिलती, इसने हमें बहुत ज्यादा थका दिया भगा भगा कर। वहीं पर उनमें से एक मास्टर की नजर मिंग पर पड़ती है। वो उसे कहता है लड़के तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिंग उन चारों की तरफ देखते ही मिंग से कहती है मास्टर ये चारों ही अपने मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर लेवल पर हैं, फूशेंग से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बिमिंग की एडवाइस सुनने के बाद फौरन ही उनसे कहता है सीनियर्स मैं यहाँ पर हंटिंग के लिए आया हूँ। वो हंटर जो कि उससे पूछ रहा था वो उसे कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है और ये जंगल का एरिया ये काफी ज्यादा खतरनाक बीज से भरा हुआ है, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से निकल जाओ और वापस चले जाओ। तो उसी मास्टर के साथ जो गंजे वाला मास्टर होता है वो उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि उस बूढ़े डीमन को पकड़ना हमारे लिए कितना ज्यादा मुश्किल है, हमने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते, क्यों ना हम इस लड़के को चारे के तौर पर यूज करें। तीसरे वाला मास्टर कहता है हाँ मास्टर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो बूढ़ा डीमन इस लड़के की सॉफ्ट स्किन और इसकी फ्रेश हड्डियों को देखने के बाद जरूर बाहर निकलेगा और इसके ऊपर अटैक करेगा ताकि इसे खा सके, ये चारे के तौर पर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उनके साथ जो लड़की होती है वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे भी ये आइडिया बिल्कुल ठीक लगता है, इस लड़के को चारे के तौर पर यूज करते हैं। जबकि मिंग उनसे कहता है क्या तुम लोग मुझसे नहीं पूछोगे क्या मैं तुम्हारा चारा बनना चाहता हूँ या नहीं? मास्टर चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि तुम हम चारों ग्रेट मास्टर्स के लिए एक चारे का काम करने वाले हो, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। अगर तुम हमारे लिए चारे का काम नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारी लाश को वहाँ पर लटकाएंगे और उसे चारा बनाएंगे। मिंग उन चारों की बातें सुनने के बाद वहीं पर खामोश होकर खड़ा हो जाता है, सोच रहा होता है ये चारों ही मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर हैं और मैं इन चारों के साथ एक साथ फाइट नहीं कर सकता। मिंग उनसे कहता है चलो ठीक है मैं इस बात को मान लेता हूँ कि तुम मुझे चारा बनाने वाले हो मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि वो मॉन्स्टर क्या है? आए तुम किस बूढ़े डीमन मॉन्स्टर की बात कर रहे हो? तो वो तीनों से कहते हैं अच्छा ठीक है हम लोग तुम्हें इस बारे में बताते हैं। वो उसे कहते हैं यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर एक पौंड है, उस पौंड के अंदर एक बड़ा सा कछुआ रहता है, वो एक डीमन है जो कि एक 7th लेवल का डीमन बीस्ट है। क्योंकि वो डीमन बीस्ट काफी ज्यादा बुढ़ा है, उसकी उम्र कम से कम 10,000 साल तो होगी और उसकी स्ट्रेंथ कम से कम एक मार्शल आर्ट्स के सेंट के बराबर है। और जितनी कहानियां हमने उसके बारे में सुन रखी हैं उन सारी कहानियों के मुताबिक वो वहाँ पर इस पौंड के अंदर एक बुद्धा की रैली की हिफाजत कर रहा है, इसी वजह से वो पिछले हजारों सालों से वहाँ पर जिंदा है। पर वो उसे बुद्धा बोन रैली के बारे में बताते हैं। वो उसे कहते हैं वो एक बीड की तरह का है, एक क्रिस्टल। आ जाता है कि बुद्धा के मरने के बाद वो मोती बना था और उसकी सारी की सारी पावर्स और नॉलेज उस मोती के अंदर कैद है। मिंग भी उनकी ये वाली बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर इनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, वैसे भी तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम इनके साथ इनका चारा बनकर वहाँ पर चले जाओ। लेकिन जब ये लोग उस डीमन बीस्ट को पकड़ लेंगे उसके बाद तुम इनके हाथ से उस बुद्धा बोन रैली को छीन लेना, क्योंकि वो बुद्धा से रिलेटेड है और तुम्हारे पास भी बुद्धा की पावर्स हैं, तो मुझे लगता है कि तुम उसकी एनर्जी को रिफाइन कर पाओगे और उस बीड को अपने लिए यूज कर पाओगे। हो सकता है कि उस बीड की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के बाद तुम मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर से मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर बन जाओ, जहाँ फिर बुद्धा की जितनी भी बाकी की टेक्निक्स थी तुम उन सभी की सभी टेक्निक्स को मास्टर कर लो। वो सारे उस तरफ चलना शुरू करते हैं और उसे कहते हैं लड़के अब यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, अगर तुम हमारे साथ अच्छे से पेश आओगे और हमने उस बूढ़े डीमन को पकड़ लिया तो हम तुम्हें भी इनाम देंगे। मिंग भी उनके पीछे चुपचाप चल पड़ता और कहता है मुझे नहीं लगता कि मेरे पास और कोई रास्ता है, चलो फिर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंग की तरफ दिखाते हैं, उन्होंने मिंग को एक बड़ी सी जंजीर के साथ बांधा होता है एक दरख्त के साथ और उसको बांधकर वहीं पर लटका देते हैं पानी के पौंड के ऊपर। उस पौंड के अंदर वो बूढ़ा डीमन रहता है। तो मिंग उन सभी की तरफ देखता है और कहता है सीनियर्स मुझे एक बात तो बताओ, तुम लोग वाकई में इस बारे में श्योर हो कि वो बूढ़ा डीमन मुझे खाने के लिए यहाँ पर बाहर निकलेगा? तुम सभी लोग तो मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर हो जबकि वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम चारों उसको पकड़ पाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे खा जाए। गंजा मास्टर चिल्लाकर उसे कहता अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप वहीं पर लटके रहो। वो बूढ़ा डीमन वो एक डीमन है पर बेवकूफ नहीं है, कहीं उसने तुम्हें बोलते हुए सुन लिया कि यहाँ पर कुछ और लोग भी छुपे हुए हैं तो
वो बाहर नहीं निकलेगा। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से तैयारी की हुई है, जैसे ही वो बाहर निकलेगा हम लोग उसे पकड़ लेंगे। मिंग अपने मास्टर से कहती है, मास्टर वो बूढ़ा डीमन निकलने वाला है। उसी वक्त पानी के अंदर से एक बड़ा सा डीमन कछुआ निकलता है और जंप करते हुए मिंग को खाने के लिए आगे बढ़ता है। मिंग चिल्लाकर उनसे कहता है, सीनियर चलो जल्दी करो, ये डीमन बाहर आ गया और मुझे खाने वाला है, चलो जल्दी से इसको पकड़ लो। मिंग अपनी जंजीर को जोर जोर से हिला रहा होता है। डीमन बीस्ट उसकी जंजीर के ऊपर काटता है और मिंग की जंजीर भी खुल जाती है। जबकि वो चारों भी रेडी हो जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो सबसे पहले वाला अपने स्पिरिट वेपन को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और वो अपने वेपन के साथ उसके ऊपर सप्रेशन डालता है और उसको नीचे की तरफ दबा देता है ताकि वो आगे की तरफ मूव ना कर पाए। लेकिन वो डीमन बीस्ट अपने मुंह के अंदर एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उनके ऊपर एनर्जी बॉल से अटैक करने लगता है। इस वक्त वो दूसरी लड़की मास्टर आगे बढ़ती है और अपने स्पेशल वेपन को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, सीधा उसके सर के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे उस डीमन बीस्ट का मुंह बंद हो जाता है। अब तीसरे मास्टर की बारी आती है। तीसरा मास्टर अपने पास से शैडोज की पावर को यूज कर रहा है। उसके पास से एक शैडो की बनी हुई खोपड़ी आगे बढ़ती है और उस डीमन बीस्ट की गर्दन में जाकर काट लेती है और वो बूढ़ा डीमन बीस्ट वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। अब क्योंकि वो काफी वीक हो चुका है, अब वो गंजे मास्टर की बारी आती है। वो अपने पास से गॉड निकालता है, उसके ढक्कन को निकालते हुए उस डीमन बीस्ट को अपनी गॉड के अंदर कैद कर लेता है और साथ ही उसका ढक्कन बंद कर देता है। वो चारों इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, हमारा यहाँ पर आना बेकार नहीं हुआ, इस लड़के को बेट के तौर पर यूज करके हमने इस डीमन बीस्ट को पकड़ लिया है कि हम लोग यहाँ पर काफी दिनों से इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और आज फाइनली हमने इसको पकड़ ही लिया। उनमें से कहता है, अब जबकि हमने इस डीमन बीस्ट को पकड़ लिया है, यहाँ पर बुद्धा के रैली को ढूंढने के बाद हम सभी लोग जाकर वाइन पियेंगे और एंजॉय करेंगे। तो मिंग आगे बढ़ता है और उन चारों से कहता है, सीनियर्स मुझे लगता है कि तुम सभी लोग मुझे भूल रहे हो, मेरी वजह से तुमने इस डीमन बीस्ट को पकड़ा है, तो मेरा हिस्सा कहाँ पर है। और यहीं पर इस चैप्टर का अंत होता है और एपिसोड 298 का भी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 299 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग डीमन बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर होता है और वहीं पर उसका सामना 4 शिकारियों के साथ होता है। वो चारों शिकारी मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स होते हैं, यानी वो मार्शल डोमिनेटर लेवल पर होते हैं और वो लोग वहाँ पर डीमन बीस्ट का शिकार कर रहे होते हैं। उसी वक्त उनकी नजर मिंग पर पड़ती है और वो मिंग को अपने लिए चारे के तौर पर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम हमारे लिए चारे का काम करोगे क्योंकि हम लोग 1000 साल पुराने डीमन को पकड़ना चाहते हैं। तो वो लोग मिंग को एक दरख्त के साथ बांध देते हैं उस पॉन्ड के ऊपर, जिस पॉन्ड के अंदर वो बड़ा सा कछुआ डीमन रहता है। तो वो पानी के अंदर से बाहर की तरफ जंप करता है। बूढ़ा डीमन मिंग को खाने लगता है। उसी वक्त वो चारों मास्टर्स अपनी अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस बड़े से बूढ़े डीमन कछुए को पकड़ लेते हैं और उस डीमन कछुए को पकड़ने के बाद वो चारों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने यहाँ पर इस डीमन बीस्ट को पकड़ लिया है। कब से वो लोग इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसको नहीं पकड़ पाए और उन्हें लगता है कि आज इस डीमन बीस्ट को पकड़ने के बाद बुद्धा का जो ट्रेजर है वो उनको मिल जाएगा और वो सारी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो मिंग आगे बढ़ता है और उनसे कहता है, सीनियर्स मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ मुझे भूल रहे हो। तुम लोगों ने मुझे बेट के तौर पर यूज तो कर लिया लेकिन शायद तुम लोग मेरे साथ अपना इनाम बांटना नहीं चाहते। वो चारों भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, क्या तुम अभी तक जिंदा हो, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं। लड़की हंटर चलाकर उसे कहती है, हमें तो लगा था कि उस 7th लेवल के डीमन बीस्ट ने तुम्हें खा लिया होगा लेकिन तुम तो अभी तक जिंदा हो। उसी वक्त दूसरा मास्टर अपने पास से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मिंग को मारने की कोशिश करता है। वो कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, चलो हम खुद ही तुम्हें मार देते हैं। लेकिन मिंग अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। मिंग उनसे कहता है, मैंने तुम लोगों की यहाँ पर हेल्प की है इस बड़े से डीमन कछुए को पकड़ने में, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया है। वो चारों भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और कहते हैं, हम सभी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर हैं और हमारे अटैक को इस लड़के ने सिर्फ अपने बाजू के साथ ही डिफ्लेक्ट कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो सिर्फ मार्शल आर्ट्स का एक ग्रैंड मास्टर है, लगता है कि इस लड़के के पास कोई ना कोई सीक्रेट ट्रेजर जरूर है। और साथ ही वो काफी खुश भी होते हैं और कहते हैं, अगर इसके पास कोई ना कोई सीक्रेट ट्रेजर है तो हम लोग इससे वो भी छीन लेंगे क्योंकि हम चारों के सामने इस लड़के का टिक पाना काफी मुश्किल है। मिंग उनसे कहता है, लगता है कि अब मुझे अपने सीक्रेट वेपन को यूज करना ही पड़ेगा। तो मिंग अपने लिटिल कियांग से कहता है, लिटिल कियांग चलो आ जाओ, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया। तो लिटिल कियांग बाहर निकलता है। लिटिल कियांग क्योंकि लास्ट टाइम लेवल अप होने के बाद 9th लेवल का बीस्ट बन चुका है, वो बाहर निकलने के बाद उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। वो चारों के चारों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लिटिल कियांग अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उन सभी को खा जाता है और वहीं पर उनके चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि मिंग के हाथ में उन चारों की रिंग्स होती हैं। मिंग कहता है, हालांकि ये चारों ही बहुत ही बुरे थे लेकिन इनके पास काफी अच्छा खजाना है। मुझे लगता है कि इनकी रिंग्स के अंदर मिलियंस के हिसाब से मार्शल गॉड कॉइंस तो होंगे ही, इनको
मारकर अच्छा ही किया, चलो मेरा कुछ फायदा हो गया। फिर मिंग उस पॉन्ड के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मुझे लगता है कि मुझे वो बोन रैलिक भी जाकर ले लेना चाहिए, वो बुद्धा का रैलिक जिसकी वो बड़ा सा डीमन कछुआ हिफाजत कर रहा था। फिर वो पानी के अंदर छलांग लगा देता है। तो मिंग जैसे पानी के अंदर जाता है तो उसके जाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद वहाँ पर तीनों और मास्टर्स की एंट्री होती है। फिलहाल तो मुझे नहीं पता कि ये तीनों मास्टर्स कहाँ से आए हैं, या तो ये स्वर्ड पूल होली लैंड से हो सकते हैं या फिर इन्हें प्रिंस टाइशेंग ने भेजा हो सकता है, क्योंकि इनके साथ जो लड़की है वो थोड़ी सी जानी पहचानी लगती है। प्रिंस टाइशेंग के पास जो मार्शल गार्ड्स थे उनमें से भी एक लड़की बिल्कुल ऐसी थी, उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल सेम थी। तो वो तीनों वहाँ पर आते ही कहते हैं अभी अभी हमें यहाँ पर बहुत सारी फ्लक्चुएशन महसूस हुई, ऐसे लगा जैसे कोई बहुत ही पावरफुल यहाँ पर फाइट कर रहा है। यहाँ पर 3-4 मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अगर वाकई में यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर थे तो वो कहाँ पर चले गए। तो उसके साथ वाली लड़की उसे कहती है तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर्स में फाइट हुई होगी, अगर वाकई में यहाँ पर कोई फाइट हुई है तो बॉडीज कहाँ पर है, उन्होंने किसी न किसी को तो मारा होगा। और अगर हमें यहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं मिल रही और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब उनकी फाइट जिसके साथ भी हुई है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने सिर्फ एक ही अटैक के साथ उन सभी को मार दिया है। और हो सकता है कि यहाँ पर कोई काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हो जिसने उन सभी की बॉडीज को भी निकल लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई 8th लेवल का बीस्ट होगा या फिर कोई 9th लेवल का बीस्ट हो सकता है। उनके साथ जो तीसरे वाला मास्टर होता है वो उनसे कहता है मुझे नहीं लगता कि हम लोग इन पावरफुल मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सकते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें वापस चले जाना चाहिए, चलो जहाँ से चलते हैं। वो लड़की उस लड़के से कहती है जाओ टियान जी तुम तो बहुत ही बेशर्म हो, जब हमारे होली मास्टर ने कहा था कि यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यानी कि हमें यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल आइटम मिल सकती है, तो तुम हमारे पास भागते हुए आए थे। तुम्ही ने कहा था कि तुम हमारे साथ जाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें भी उस मौके से फायदा उठाना है, लेकिन अब जबकि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा तो तुम यहाँ से वापस जाना चाहते हो, वो भी मॉन्स्टर से डर कर। लगता है कि तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो। तो उनके साथ जो तीसरा मास्टर होता है उनसे कहता है मुझे लगता है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, अगर यहाँ पर कोई 8th लेवल का डीमन बीस्ट भी आ जाता है तो हम लोग उसको भी नहीं छोड़ने वाले, हम उसको भी मार सकते हैं, यहाँ से बचकर तो भाग ही सकते हैं, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुककर थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। हम लोग 1 घंटे तक यहीं पर रेस्ट करते हैं और उसके बाद वापस चले जाएंगे। वो लड़की पानी के पॉन्ड के पास चली जाती है और उनसे कहती है यहाँ पर पानी कितना क्लियर है, मैं यहाँ पर नहाने वाली हूँ, इसलिए तुम दोनों यहाँ से दूर चले जाओ। वो दोनों ही उसकी बात सुनने के बाद दूसरी तरफ चल पड़ते हैं और कहते हैं ये लड़कियां भी बहुत ही परेशान करती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन पानी के अंदर का दिखाया जाता है। मिंग पानी की गहराई में जा रहा होता है और वो पानी की गहराई में जाने के बाद उसी बुद्धा बोन रैलिक को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे पानी के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। वो बिमिंग से कहता है बिमिंग अब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चारों मास्टर्स यहाँ पर सिर्फ बकवास कर रहे थे, यहाँ पर पानी के अंदर तो कुछ भी नहीं है, पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ लेकिन पानी के अंदर मुझे कोई भी रैलिक नहीं मिला। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मुझे लगता है कि उस बुद्धा बोन रैलिक को ढूंढने के लिए आपको अपनी बुद्धा की पावर को यूज करना पड़ेगा। मिंग उसे कहता है चलो ठीक है, फिर मैं अपनी बुद्धा की पावर को यूज करते हुए सेंस करता हूँ। मिंग वहीं पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाता है और अपनी बुद्धा की पावर्स को रिलीज करता है, अपनी उन हैंड प्रिंट्स की पावर को, क्योंकि उसके पास 6 मुद्राएं हैं कि बुद्धा की पावर के रिलेटेड है। जैसे वो उनको रिलीज करता है तो उसे आसपास एनर्जी महसूस होती है और वो सारी एनर्जी आपस में कंबाइन होकर वहाँ पर एक फिंगर बना देती है। तो यही वो बुद्धा बोन रैलिक है जिसके लिए वो चारों मास्टर्स यहाँ पर आए थे। मिंग जल्दी से उस फिंगर को अपने हाथ में पकड़ता और कहता है तो वाकई में मुझे ये मिल ही गया, आम आंख के साथ तो मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा था, जब मैंने अपनी बुद्धा की पावर को रिलीज किया तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। मिंग जैसे ही उस हड्डी को अपने हाथ में पकड़ता है तो उसके अंदर से बहुत सारी फॉर्मेशंस निकलती हैं और वो सारी फॉर्मेशंस मिंग की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं। मिंग कहता है अब जबकि ये अपने आप मेरी बॉडी में जा रही है तो चलो इसे यहीं पर रिफाइन कर लेते हैं, लगता है कि मेरे लेवल अप होने का वक्त आ चुका है। और मिंग वहीं पर बैठकर उस सभी को रिफाइन करना स्टार्ट करता है। बस यहाँ पर रिफाइनिंग के दौरान जैसे कि वो हमेशा करता है किसी भी नई आर्ट को सीखने के लिए वो बैठकर काफी देर तक कुछ अजीब सी बातें करता रहता है और यहाँ पर भी वो बहुत सारी अजीब सी बातें करता है। शायद उसको कम्प्रीहेंड करने के लिए उसको काफी सारी बातें करनी पड़ती हैं, सारी चीजें उसने उसमें सीखनी होती हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपके पास एक होली बॉडी है, साथ ही आपके पास डिवाइन क्लोक भी है, लेकिन मास्टर टोंगटियान के पास भी ये सब कुछ था, लेकिन मास्टर टोंगटियान भी इतनी आसानी के साथ किसी भी दूसरी मार्शल आर्ट्स टेक्निक को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे, लेकिन आपका ग्रोथ रेट तो बहुत ज्यादा तेज है। आपने धर्मा और एम्प्टीनेस दोनों को ही अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत ही जल्दी आप बुद्धा के रैली को अच्छी तरह से रिफाइन करने के बाद लेवल अप कर जाएंगे। मुझे लगता है कि आप मास्टर टोंगटियान से भी आगे निकल जाएंगे। इसी वक्त मिंग के पास दिखाते हैं, उसके पास एक छोटा सा पॉट बनता है, उसी पॉट के अंदर उसकी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स मिक्स होने के बाद वो लेवल अप हो जाएगा। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपने अपने पास उस मार्शल पॉट को बना लिया है और आपकी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स इसी में इकट्ठी होने वाली हैं। जैसे ही मार्शल आर्ट्स का ये पॉट बढ़ जाएगा उसके बाद आप लेवल अप करने के बाद मार्शल आर्ट्स के गुरु बन जाएंगे। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग एक मार्शल आर्ट्स का गुरु बनने के लिए हमारे पास जितनी भी मार्शल आर्ट्स होती हैं हमें उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। अभी मेरे पास बहुत सारी मार्शल आर्ट्स टेक्निक है और वो यहाँ पर अपनी सारी मार्शल आर्ट्स टेक्निक के बारे
बारे में बताता है, जिसमें वो अपनी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक का बता रहा है, लेकिन मैं सिर्फ कुछ ही का बताऊंगा। जिसमें शुरुआत में उसने आइसी वाटर के अंदर बैठकर अपनी बॉडी को ट्रेन किया था। उसके बाद उसके पास डिवाइन क्लोक आया, फिर उसने फ्लैश टैप को सीखा। फ्लैश टैप को सीखने के बाद रेड सन सेक्टर में जाकर उसने विजुअल फिंगर टेक्निक को सीखा। वहीं पर उसने टाइजी डिवाइन आर्ट हासिल की, जिनचेंग तलवारबाजी की टेक्निक को सीखा। उसके बाद व्हाइट एम्परर तलवारबाजी की टेक्निक को सीखा। उसके बाद लॉन्ग फैमिली की थंडर पाम टेक्निक को भी इसने मास्टर किया। और जब वो दूसरी दुनिया के अंदर था, वहाँ पर उसने जूशन तलवारबाजी की टेक्निक को सीखा, जो कि टिब्टियन विला की एक डिवाइन स्वर्ड है। तो बाकी भी उसके पास काफी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं। वो उन सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को अपने पॉट के अंदर जमा करता है, और जैसे ही अपनी पॉट के अंदर इनको जमा करता है तो उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है। और साथ ही मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब मैंने जितनी भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स थी उन सभी को अच्छे से मास्टर कर लिया है। मेरे पास जितनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं एक मार्शल आर्ट्स का गुरु बन चुका हूँ। और जैसे यहाँ पर मिंग अपनी मार्शल आर्ट्स के लेवल को अप करता है, यहीं पर हमारी एपिसोड 299 का एंड हो जाता है। तो ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि वो तीनों मास्टर्स कौन है और मिंग उनके साथ क्या करने वाला है, या फिर वो इसके साथ क्या करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 300 के साथ हाजिर हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग को बुद्धा बोन रैलिक मिल चुका है, और बुद्धा बोन रैलिक के मिलने के बाद उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी सर्ज होती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठकर अपने आप को ब्रेक थ्रू कर रहा है। और उसकी बॉडी के अंदर उसका मार्शल पॉट भी बना है। उस पॉट के अंदर उसके पास जितनी भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स है वो सारी की सारी उसने इकट्ठी कर ली है। और इतनी सारी मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स के अंदर टेक्निक्स को इकट्ठा करने के बाद उसका लेवल अप हो चुका है। और अब वो लेवल अप करने के बाद मार्शल आर्ट्स का गुरु बन गया है। तो मार्शल आर्ट्स का गुरु बनने के बाद बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गुरु हैं, लेकिन उन सभी में से कोई भी मार्शल आर्ट्स का गुरु आपके लेवल का नहीं है। आप तो वाकई में एक जीनियस मास्टर हैं। कि यहाँ पर जितने भी मार्शल आर्ट्स के गुरु होते हैं वो लोग सिर्फ यही समझते हैं कि लेवल अप करने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन असल में जब कोई भी मार्शल आर्टिस्ट एक मार्शल आर्ट्स का गुरु बनता है तो उसके पास उसका मेल्टिंग पॉट आता है। उस पॉट के अंदर उसने बहुत सारी टेक्निक्स को जमा करना होता है। जितनी ज्यादा टेक्निक्स उसके पास होंगी उतने ही अच्छे तरीके के साथ एक मार्शल आर्ट्स का गुरु बन सकेगा और एक रियल मार्शल आर्ट्स का गुरु बनेगा। लेकिन हमारी दुनिया में बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गुरु हैं जो कि बिल्कुल बेकार हैं। उनके पास स्ट्रेंथ है लेकिन उनके पास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स नहीं है। तो उनके बारे में ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स के मास्टर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मिंग भी अपने पॉट की तरफ देखता और कहता है, मेरे मेल्टिंग पॉट के अंदर अभी भी बहुत सारी कमी है। मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा टेक्निक्स को जाकर सीखना चाहिए। मुझे बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को सीखना है और उन सभी को अपने मेल्टिंग पॉट के अंदर जमा करूंगा। इससे मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स का गुरु बनूंगा और उसके बाद लेवल अप करूंगा। क्योंकि जब तक मैं अपने इस पॉट को मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं लेता, मुझे लगता है कि इसके अंदर एक खाली जगह रहेगी। मिंग वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है और कहता है, चलो आप जल्दी से वापस अपनी किंग लॉग एकेडमी में चलते हैं। वहाँ पर अभी बहुत सारी क्लासेस हैं। उन सारी क्लासेस में जाकर एडमिशन लेते हैं और वहाँ से नए नए स्किल्स को सीखते हैं और अपने मेल्टिंग पॉट को भरते हैं। मिंग कहता है, ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात है। जब भी कभी मैं लेवल अप कर रहा था तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन यहाँ पर लेवल अप करने में सिर्फ आधा घंटा लगा और ये वाला लेवल अप काफी ज्यादा बड़ा था। यानी मैं मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर से मार्शल आर्ट्स का गुरु बन चुका हूँ और मुझे सिर्फ आधा घंटा लगा है। बिमिंग अपने मास्टर से कहती है, मास्टर आपको टाइम इसलिए कम लगा क्योंकि आपके पास जो रियल स्ट्रेंथ है वो एक मार्शल आर्ट्स के गुरु से बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहें तो आप एक मार्शल आर्ट्स के गुरु की बजाय डायरेक्टली मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो एक मार्शल आर्ट्स के गॉड के बराबर की है और आपके लेवल अप में कोई भी रुकावट नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए मार्शल आर्ट्स गुरु स्टेज ही ठीक रहेगी। मिंग जैसी पानी से बाहर की तरफ निकल रहा होता है तो पानी में आपको पहले ही पता है वो लड़की नहा रही है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये लड़की जानी पहचानी लगती है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। असल में ये लड़की स्वॉर्डपूल होलीलैंड की स्टूडेंट है और ये वही लड़की है जिसके साथ मिंग ने फाइट की थी। स्वॉर्डपूल होलीलैंड की जीनियस लड़की, इसका नाम प्याओ प्याओ है, जिसके हारने पर इसने वादा किया हुआ था कि जिस भी लड़के से ये हारेगी जो इससे उम्र में छोटा होगा उससे ये शादी करेगी। अब शायद आपको ये लड़की याद आ रही होगी। तो मिंग पानी से बाहर की तरफ निकल रहा होता है तो उसे पानी के ऊपर एक बट दिखाई देती है कि वो लड़की पानी के अंदर नहा रही है, तो इसे बट तो दिखाई देगी ही, लेकिन अजीब है कि इसे टांगे दिखाई नहीं दी, सिर्फ बाटी दिखाई दे रही है। मिंग काफी हैरान होता है और कहता है, अब ये पानी में किसकी तशरीफ है। कि ली प्याओ प्याओ को इस बारे में पता चल जाता है कि पानी के नीचे से उसे कोई घूर घूर कर देख रहा होता है। वो वहीं से उसके ऊपर अटैक कर देती है, साथ ही उसे गाली देते हुए कहती है, कमीने कहीं के कौन हो तुम, यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो। कौन है जो पानी के अंदर से मुझे नहाते हुए देख रहा है। ऐसी वो मिंग के ऊपर अटैक करती है। मिंग भी पानी के अंदर से उसे एक पंच मारता है और साथ ही
ही बहुत सारी पावर को रिलीज करता है, जिसके साथ पानी की एक बड़ी सी लहर बाहर की तरफ निकलती है। ली प्याओ प्याओ भी उस पानी की लहर के साथ ही पानी के अंदर से बाहर जाकर गिरती है। जैसे ही वो बाहर की तरफ गिरती है, मिंग जल्दी से अपना कोट उतारता है और उसकी तरफ फेंक देता है। ली प्याओ प्याओ उसके कोट के साथ अपनी बॉडी को कवर कर लेती है। मिंग बाहर निकलता है और कहता है, ली प्याओ प्याओ यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर होगी। तुम स्वर्ड पूल होली लैंड वाले, तुम लोग बहुत ही बड़े बेशर्म हो। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बहुत ही बुरी तरह से हराया था, अब तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई हो। ली प्याओ प्याओ गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम एक बहुत ही ठरकी और कमीने इंसान हो। तुमने यहाँ पर मुझे नहाते हुए देखा और ऊपर से तुम मुझे शेमलेस कह रहे हो। और फिर से गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो उसे पंच मारने लगती है, लेकिन मिंग उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है, जिससे वो फिर से पीछे की तरफ गिर जाती है। इस बात से तो ली प्याओ प्याओ भी काफी हैरान होती है और कहती है, लास्ट टाइम मेरी स्ट्रेंथ तुमसे कम थी, लेकिन अब तो मैं एक मार्शल आर्ट्स की डोमिनेटर बन चुकी हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारे सिर्फ एक ही थप्पड़ से मैं पीछे कैसे गिर गई? तुम्हारी तो स्ट्रेंथ भी मुझसे बहुत ज्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो स्वर्ड पूल होली लैंड की टॉप जीनियस हूँ। मिंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है, चाहे तुम जहाँ की भी जीनियस हो, मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या है? ली प्याओ प्याओ आगे से रोना शुरू कर देती है और साथ ही बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है। वो उसे कहती है, तुम मुझे चाहे मार डालो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, तुम ठरकी कमीने इंसान कहीं के। मिंग भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी बहुत ही बड़े मकसद के लिए आई है, इसी वजह से तो ये कह रही है कि मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मिंग उसे कहता है, क्या वो मकसद जिसके लिए तुम यहाँ पर आई हो वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम अपनी जान देने को तैयार हो? ली प्याओ प्याओ उसे कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मकसद इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे होली मास्टर ने कहा था कि यहाँ पर जंगल के अंदर हमें एक बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है कुछ नया हासिल करने का, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि अपनी किस्मत को आजमा सके। मिंग उसकी बात सुन के हैरान होता है और उसे कहता है, तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कौन कौन है? प्याओ प्याओ उसे कहती है, मेरे अलावा यहाँ पर 2 और लड़के हैं, उन दोनों में से भी एक मार्शल आर्ट्स का डोमिनेटर है और दूसरा मार्शल आर्ट्स का गुरु है। मिंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अब मुझे तुम्हारे मकसद के बारे में पता चल गया कि तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हें क्यों भेजा है और तुम सभी लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो। तो अब बात करते हैं जरा अपने स्कोर को सेटल करने की। जरा मेरी पेमेंट का टाइम है, तुमने मेरे ऊपर अटैक किया बिना मेरी इंटेंशन को जाने, तुम्हें इसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे तो नहीं जाने दे सकता, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ली प्याओ प्याओ उसकी बात को बहुत ज्यादा गलत समझ लेती है और साथ ही शर्माते हुए उसे कहती है, जब मैंने तुम्हारे साथ वहाँ पर फाइट की थी ग्रीन ड्रैगन कंपटीशन में, तो फाइट करने से पहले मैंने एक कसम उठाई थी कि मुझसे छोटा लड़का जो कि फाइट में मुझे हरा देगा, मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा बहुत जल्दी हो रहा है? हम दोनों तो अभी तक सिर्फ दूसरी बार मिले हैं, एक बार कंपटीशन में और दूसरी बार यहाँ पर। मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकती हूँ? फिर साथ ही वो मिंग से कहती है, चाहे तुम मुझे यहाँ पर मारी क्यों न डालो, मैं तुम्हारी इस कीमत को अदा करने को तैयार नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाली। जबकि मिंग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और साथ ही वो सोच रहा था, पता नहीं इसके गंदे ज़हन में चल क्या रहा है, मैंने तो इससे इस बारे में बात ही नहीं की। मिंग उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम पता नहीं बात को किस तरफ घुमा कर ले गई हो, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात की कीमत चुकाओ, मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक चाहिए। ली प्याओ प्याओ इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है, क्या तो तुम यहाँ पर इस ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक की बात कर रहे हो? मिंग उसे कहता है, थोड़ी देर पहले तुम्ही ने तो कहा था कि तुम स्वर्ड पूल होली लैंड की नंबर 1 जीनियस हो। क्योंकि तुम स्वर्ड पूल होली लैंड की नंबर 1 जीनियस हो, तो मुझे लगता है कि तुमने भी ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश तो जरूर की होगी। वो टेक्निक इस वक्त तुम्हारे पास होगी, चलो जल्दी से वो टेक्निक मुझे दे दो। ली प्याओ प्याओ उसकी बात सुनने के बाद एक लंबा सांस लेती है और कहती है, मैंने तो कुछ ज्यादा गलत समझ लिया, तुम तो यहाँ पर तलवारबाजी की टेक्निक मांग रहे थे और मुझे लगा शायद तुम मुझसे कुछ और मांग रहे हो। ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इतनी आसानी के साथ कैसे मान गई? कहीं तो मुझे नकली ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक तो नहीं देने वाली? ली प्याओ प्याओ से कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नकली तलवारबाजी की टेक्निक क्यों दूंगी? मैं तुमसे यहाँ पर झूठ भी नहीं बोलूंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अंदर की बात बताती हूँ। अरे ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक बहुत ज्यादा टफ है, यहाँ तक कि जूडू हांग हमारा नंबर 1 जीनियस जिसने इस तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर किया था, उसने भी गिव अप कर दिया, वो भी फर्स्ट लेवल से आगे नहीं बढ़ पाया। इसी वजह से हमारे स्वर्ड पूल होली लैंड वालों ने ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी के ऊपर गिव अप कर दिया है, किसी को भी फोर्स नहीं कर रहे इस तलवारबाजी की टेक्निक को सीखने के लिए। उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अब इधर उधर की बातों को बंद करो, मुझे जल्दी से तलवारबाजी की टेक्निक दो, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारी इन सारी बकवास बातों के लिए, चलो जल्दी से वो टेक्निक मुझे दे दो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 300 का एंड हो जाता है।